रेणु जन्म शताब्दी। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, आ रही। जी। सभी को नमस्कार। रेणु जन्म शताब्दी समारोह के तीसरे और आज के अंतिम सत्र में मैं सुप्रभा महतो, शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय सत्र के संचालन के रूप में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं विशेष स्वागत करती हूँ प्रोफेसर श्याम राठौर जी, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा, विश्वविद्यालय हैदराबाद का। आपका परिचय हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आप मराठी, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, बंजारा आदि भाषा और साहित्य के भी अध्येता हैं। आदिवासी विमर्श के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण काम रहा है, विशेषकर उपन्यासों के क्षेत्र में। आप इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जो शोध आलेख प्रस्तुतिकरण का सत्र है। इस सत्र में लगभग 7 प्रतिभागी अपने शोध प्रपत्र का वाचन करेंगे और अंत में सत्र के अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम राव राठौर सर का संबोधन हम सब सुनेंगे। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस सत्र की पहली प्रतिभागी भावना जी को आमंत्रित करती हूँ, जो शोधार्थी है हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय से। इनका शोध आलेख विषय है फणीश्वर नाथ रेणु का समय और साहित्य लेखन। भावना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रभा। सर्वप्रथम मैं इस सत्र के अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और साथ ही हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जतिन पाठक सर का भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और इस सत्र से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सुप्रभा ने बताया कि मेरा विषय है रेणु का समय और उनका साहित्य लेखन। रेणु के समय की यदि बात करें तो रेणु के बचपन का जो दौर था, आप देखिए कि वो वह दौर था कि जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और लगातार स्वाधीनता के लिए प्रयासरत था, और लगातार अंग्रेजी सरकार का जो जुल्म और था वो देश पर बना हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जो उस समय साहित्य लेखन किया जा रहा था, जो रचनाएं प्रकाशित हो रही थी, जो पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी, जो अखबार उस समय प्रकाशित हो रहे थे, उस पर एक कड़ी नजर लगातार अंग्रेजी सरकार की बनी हुई थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा साहित्य छपे, कोई भी ऐसी पत्रिका छपे, कोई भी ऐसा अखबार निकले जिसमें इस तरीके की कोई अभिव्यक्ति हो, जिसमें यह बताया गया हो कि अंग्रेज सरकार किस तरीके से देश को शोषण कर रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो इस तरीके का कोई भी साहित्य आने नहीं देना चाहती थी जिसमें इस बात की अभिव्यक्ति हो कि किस तरीके से अंग्रेजी सरकार हम भारतीयों का शोषण करती है। इसी से जुड़ा एक संस्मरण है, उस संस्मरण से ही मैं अपनी बात शुरू करूंगी। संस्मरण कुछ इस तरीके से है कि जब रेणु के बचपन का दौर था और रेणु बाद में जब उस संस्मरण को याद करते हैं, कुछ इस तरीके से याद करते हैं कि दरअसल वो दौर था जब चांद का फांसी अंक प्रकाशित हुआ और उसी के साथ साथ भारत में अंग्रेजी राज प्रकाशित हुई। तो कहीं से ब्रिटिश सरकार के जो दरोगा लोग थे, जो शासक थे, उन्हें ये खबर मिली कि ये दोनों अंक जो रेणु के पिताजी हैं उन्होंने अपने घर में रख रखे हैं। तो रेणु जब इस संस्मरण को बाद में याद करते हैं तो वो कहते हैं कि जब उन दरोगा को ये खबर मिली तो वो रेणु के पिताजी के आए और बोले कि आपके यहाँ हमें खबर मिली है कि आपके यहाँ चांद का फांसी अंक और भारत में अंग्रेजी राज जो पुस्तक है वो आपके यहाँ है। और रेणु कहते हैं अपने संस्मरण में कि उनके पिताजी ने बहुत डट कर कहा कि हाँ हाँ, चांद का फांसी अंक और भारत में अंग्रेजी राज ही तो, मेरे पास हिंदू पंच का बलिदान अंक भी है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, किसी रिश्तेदार वो लेकर गए हैं पढ़ने के लिए, और आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं। तो रेणु जब इस संस्मरण को याद करते हैं तो कहते हैं कि मुझे ये समझने में तनिक समय नहीं लगा कि मेरे पिताजी झूठ बोल रहे हैं, और मैंने अपने पिताजी को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा था, और वे जानते थे कि वे सारे ग्रंथ मेरे पिताजी के सिरहाने रखे हुए हैं। तब रेणु उस सिरहाने से उन ग्रंथों को उठाते हैं, चुपचाप अपने बस्ते में रखते हैं, उस बस्ते को बगल में दबाते हैं, एक हाथ में छाता लेते हैं और निकल जाते हैं। जब रेणु आगे चल के सपनों को याद करते हैं तो रेणु लिखते हैं कि जब वो घर से निकले तो बीच में एक देसी दरोगा उन्हें मिला और उसने उसी देसी अंदाज में बोला कि ए बाबू, हाउ बगलिया में काबा हो। और रेणु ने बड़ी ही सहजता से ये उत्तर दिया कि सिमराहा जाना है, फारूकगंज की गाड़ी पकड़नी है, स्कूल का समय हो चला है। और
फिर उस दरोगा ने रेणु को जाने दिया। रेणु कहते हैं कि जब वो शाम को घर लौटे तो पूरा परिवार उनकी इस चालाकी से अचंभित था, चकित था। कहने का अर्थ ये है कि रेणु के साहित्य लेखन में, रेणु के व्यक्तित्व में, रेणु के कृतित्व में स्वाधीनता आंदोलन की जो चेतना हमें दिखाई देती है, जन समुदाय को लेकर जो एक स्वानुभूति का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं पारिवारिक वातावरण से ही रेणु को मिल रहा था। और जब आप रेणु को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ समय बाद जब रेणु विद्यालय स्तर पर पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने एक वानर सेना का गठन किया। कहते हैं कि वो वानर सेना जो थी वो समय समय पर क्रांतिकारियों की अपनी तरीके से मदद करती थी। विश्वविद्यालय स्तर पे भी रेणु नाटक मंडली से जुड़े रहे, अभिनय करते रहे। तो रेणु का जो जीवन था, परिवार से ही कहें, बचपन से कहें, कि एक तरीके का वो समय था जब वो संघर्ष का दौर था। संघर्ष के दौर को, उस पूरे वातावरण को रेणु ने बचपन से देखा था और वो चीजें उनके अंदर घर कर गई थी। जब जो समय रेणु का था, उस समय जब पहली बार कहते हैं कि गांधी जी को रेणु जी ने देखा तो वो उनके चरखे से बहुत प्रभावित हुए। रेणु के शख्सियत की जो एक सबसे, उनके व्यक्तित्व की जो एक सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि रेणु साहित्य के लिए, समाज के लिए जिसे उपयोगी समझते थे उसे सहर्ष स्वीकार किया करते थे, और जिसे वे समाज के लिए उपयोगी समझते थे उसका खुलकर विरोध करते थे, उसके प्रति असहमति जताते थे। जब उन्होंने गांधी जी के चरखे को देखा तो अनायास कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी और वो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हुई थी। वो पंक्तियां कुछ इस तरह थी कि चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा द्वार झूले हाथी। तो आप देखिए कि रेणु का जो समय था, जिस समय साहित्य लेखन रेणु कर रहे थे, वो एक आप कह लीजिए कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का वो दौर था। तो प्रेमचंद लिख रहे थे, लगातार किसानों की समस्या को उठा रहे थे। तो जब हम रेणु के साहित्य को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के बाद यदि गांव किसी के साहित्य में समग्रता से आया है तो वो है रेणु का साहित्य। रेणु ने ना सिर्फ गांव को केंद्र में लिया, रेणु ने प्रेम के ऊपर लिखा। इसके अलावा रेणु तमाम आंदोलनों से जुड़े रहे, और न सिर्फ आंदोलन बल्कि उस समय जो प्राकृतिक आपदाएं आई उस पर भी रेणु ने लिखा। देखिए कि चाहे स्वाधीनता आंदोलन हो, समाजवादी आंदोलन हो, या फिर नेपाल क्रांति हो, ऐसे तमाम उस समय के जो मुद्दे थे रेणु उस पर लगातार लिखते रहे। दूसरी बात यह कि रेणु की जो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण था वो उनके उपन्यास, उनके रिपोर्टाज और उनकी कहानी थी। लेकिन हमें याद करना चाहिए कि रेणु को कविताओं से भी बड़ा लगाव था और रेणु कविताओं के बहुत शौकीन थे। त्रिलोचन उनके पसंदीदा कवि रहे हैं। और एक जगह जब रेणु उन्हें याद करते हैं और कविता के रूप में उतनी प्रसिद्धि ना प्राप्त करने का जो एक कहूंगी कि एक जो दुख है वो हमें रेणु की इस बात में दिखाई देता है कि इस समय ये रेणु जी की पंक्ति है कि रेणु जी कहते हैं कि कविता मेरे लिए समझने, बुझने या समझाने का नहीं, जीने का विषय है। कविता कवि नहीं हो सका यह कसक सदा कलेजे को सालती रहेगी, और अगर कहीं कवि हो जाता तो त्रिलोचन नहीं हो पाने का मलाल जीवन भर रहता। तो रेणु की के अंदर जो एक चेतना हमें दिखाई देती है, या फिर एक जो देश के लिए जो देश प्रेम दिखाई देता है, कहीं ना कहीं रेणु उससे, उस चीज से लगातार जुड़े रहे। रेणु का जो समय था वो कह सकते हैं कि प्रेमचंद के तुरंत बाद का समय था। आप देखिए कि साहित्य लेखन में जो परिस्थितियां चल रही थी या राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो घटनाएं घट रही थी, आप रेणु के अगर जो राजनीतिक जीवन है उसको अगर हम एक तरफ करके उसके साहित्य लेखन की ओर देखें तो सबसे बड़ी बात रेणु के साहित्य में जो मुझे लगती है वो है कि रेणु किसी वाद में नहीं बंधे। जैसा कि सुबह के सत्र में ये चर्चा भी हुई थी कि भले ही उनका जो भी राजनीतिक सिद्धांत रहा हो, लेकिन उन्होंने उस राजनीतिक सिद्धांत को कभी अपने साहित्य पे नहीं थोपा। और शायद यही कारण है कि एक विविध आयामी जो रचना कर्म है वो हमें रेणु के साहित्य में दिखाई देता है। दरअसल जिस समय रेणु साहित्य लेखन लिख रहे थे वो समय विभिन्न कहानी आंदोलनों का दौर था, देश आजाद हुआ था, एक विभाजन की विभीषिका हमारा देश देख चुका था, बहुत त्रासदी का, भाषा की समस्या हो रही थी, और इस नई नई योजनाओं को लेकर देश आगे बढ़ रहा था, और ऐसे में मोहभंग की स्थिति हुई थी। तमाम आप देखिए जब कहानी आंदोलन शुरू हुआ तो नगरीय मुद्दे सबसे ज्यादा हमारे समक्ष आए कि एक मध्य वर्ग जो नया नया उभर रहा था, नगरीय जड़ता को लेकर जो समस्याएं थी लगातार लेखक उस पर लिख रहे थे। ऐसे समय में, ऐसी विषम परिस्थिति में एक गांव का जो परिदृश्य था जहां से कराहती हुई आवाज आ रही थी, उस कराहती हुई आवाज को रेणु ने अपने साहित्य लेखन का केंद्र बनाया। और रेणु की साहित्य लेखन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रेणु के पूरे लेखन में गांव केंद्र में रहा, और उस गांव के केंद्र में भारत, उस पूरी परिधि में भारत आपको दिखाई देगा। आप उस गांव से पूरे भारत के दर्शन कर सकेंगे।
ये रेणु की एक सबसे बड़ी विशेषता रही। इसलिए आप देखिए कि भाषा को लेके जो उस समय समस्या चल रही थी, उसमें भी रेणु ने अंचल विशेष को महत्व दिया। आपको वहां मगही मिलेगी, आपको वहां भोजपुरी मिलेगी, आपको वहां मैथिली मिलेगी। तो आंचलिकता के जो जो सूत्र थे वो रेणु ने अपने साहित्य रचना में पिरोए। इसके अलावा आप देखिए कि जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो दरअसल जब निर्मल वर्मा रेणु को याद करते हैं तो बहुत सुंदर ढंग से वो कहते हैं, और कहते हैं कि ये निर्मल वर्मा जब रेणु को याद करते हैं तो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि यह आकस्मिक नहीं था कि रेणु जी की समग्र मानवीय दृष्टि को अनेक जनवादी और प्रगतिवादी आलोचक संदेह की दृष्टि से देखते थे। कैसा है यह अजीब लेखक जो गरीबी की यातना के भीतर भी इतना रस, संगीत, इतना आनंद छक सकता है। सूखी पड़ती जमीन के उदास मरुस्थल में सुरों, रंगों, गंधों की रासलीला देख सकता है, सौंदर्य को बटोर सकता है, आंसुओं को परखता है, किंतु उसके भीतर से झांकती हुई धूल धूसरित मुस्कान को देखना नहीं भूलता। एक सौंदर्यवादी की तरह नहीं, जो सुंदरता को अन्य जीवित तत्वों से अलग करके उनका रसास्वादन करता है। रेणु जिस समय लिख रहे थे वो पत्र पत्रिकाओं का भी दौर रहा। आप देखिए कि जिस समय रेणु साहित्य लेखन कर रहे थे उस समय सारिका पत्रिका, कल्पना पत्रिका, कहानी पत्रिका, धर्मयुग पत्रिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ज्ञानोदय, ये लगातार अग्रसर थे, जन समुदाय को मुद्दों को उठा रहे थे, जन समूह की समस्याओं को स्थान दे रहे थे। उन सभी पत्रिकाओं में जो रेणु के लेख लगातार छपते रहे, और ऐसा कहा जाता है कि और इस तरीके के आंकड़े भी उपलब्ध है कि विश्वामित्र और ज्योत्सना में सबसे ज्यादा रेणु जो है उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी। तो और दूसरी बात ये कि रेणु न सिर्फ जब केंद्र उसमें अपने गांव को रखते हैं तो लगातार उनके साहित्य लेखन का जो एक दूसरा पक्ष है वो लगातार इस समस्या पर चिंतन और मनन करता रहता है कि गांव से जो नगरों की ओर पलायन है। आप देखिए कि रेणु लगातार उसकी समस्या पर भी लिखते रहे हैं। और मैला आंचल की ख्याति, और सुबह से हम सत्र में सुन रहे हैं कि मैला आंचल किस तरीके से रेणु लिखते हैं, और मैला आंचल के माध्यम से आने वाली जो राजनीतिक संभावनाएं हैं, समाज में उत्पन्न होने वाली संभावनाएं, उसकी ओर लगातार हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो जब हम मैला आंचल पढ़ते हैं, पड़ती परिकथा पढ़ते हैं या रेणु की कहानियां पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि विषय आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि रेणु की रचना कर्म से कोई भी आयाम, कोई भी समस्या बहिष्कृत है। आपको सब उसमें मिलेगा। तो एक जो विविध आयामी रचनात्मक रूप किसी कथाकार, किसी साहित्यकार का होना चाहिए, वो सभी हमें रेणु के साहित्य में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे कि 1950 के दौर में रेणु लिख रहे थे तो आज चुकी तो इस तरीके से अंत में मैं रखूंगी तो रेणु की 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी कि रेणु किस तरीके से संभावनाओं पर कविता पे भी लिखने में सक्षम थे। रेणु कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, नहीं नहीं कुछ भी नहीं गया, विश्वास करो कुछ भी नहीं गया, विवेक तो बचा हुआ है ना, जानते हो ना, तब सब कुछ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। आपने बहुत संश्लिष्ट ढंग से अपनी बात रखी। रेणु के निजी जीवन की कुछ घटनाओं को भी आपने हमसे साझा किया। कविता मेरे लिए जीने का विषय है। कविता को लेकर जो रेणु का लगाव रहा वह इस वाक्य से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके लिए जीने का विषय है। बहरहाल मैं इस पत्र के साथ दूसरे वक्ता को आमंत्रित करना चाहती हूँ। दूसरे वक्ता हैं सेतु कुमार वर्मा, जिनका शोध आलेख विषय है भारत के आदिवासी आंदोलन और मैला आंचल। सेतु कुमार वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रभा। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? आ रही है। हाँ भाई आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी जी, शुक्रिया। नमस्कार आप सबको, मेरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। तो मेरा जो इस शोध पत्र का विषय है वो है भारत में आदिवासी आंदोलन और मैला आंचल। तो इस आदिवासी आंदोलन के विषय में बोलने से पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि
इस पीएचडी करने के दौरान जब मैं आखिरी वर्ष में हूँ तो मैं इस चीज के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि आदिवासी आंदोलन या फिर आदिवासी विषय या दलित विषय किसी भी जो हाशिए के समाज के का शोध कार्य है उस पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो ये बताना जरूरी होता है कि आप उस समाज से आते हैं कि नहीं। तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि मैं एक गैर आदिवासी समाज चाहता हूँ और इस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। बहरहाल, जो आदिवासी आंदोलन है और आदिवासी आंदोलन का जो एक बहुत ही जबरदस्त इतिहास रहा है, अगर हम उसकी सबसे पहले चर्चा करें तो हम देखते हैं कि बिल्कुल हमारे इतिहास से गायब है आदिवासी जो आंदोलन है। आदिवासी आंदोलन को इतिहास ने बिल्कुल पूरी तरीके से गायब कर रखा है और हमें जो भी पढ़ाया जाता है मुझे लगता है वो अपूर्ण है, बहुत ज्यादा महिमा मंडित रूप से पढ़ाया गया है और वो कहीं कहीं से भी सत्य को हम तक नहीं पहुंचाता है। और अगर उसकी चर्चा साहित्य में की जाए तो साहित्य भी उसी कमी से जूझ रहा है, गुजर रहा है, जैसा जैसा मुझे लगता है। लेकिन रेणु की अगर हम बात करें तो मैला आंचल में आदिवासी जो संथाल हैं उनकी उसकी उनकी चर्चा है। चर्चा भले ही कम है, बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत ही कम जगहों पे उनकी चर्चा हुई है, लेकिन जो भी हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत ही जब उनका जो 39वां खंड है, अध्याय है, उसमें आप देखेंगे उसमें पूरा बहुत बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन एक एक वाक्य में एक एक वाक्य में आप देखेंगे कि एक मुद्दे को रेणु उठा रहे हैं। अगर ये और डिटेल में होता तो शायद और कुछ बातें आ सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पे उन्होंने चर्चा की है, जिसको कि मैं आगे अभी आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि वो मुद्दे किस तरीके से आज से जुड़ते हैं और वो मुद्दों का क्या महत्व है। तो जो आदिवासी आंदोलन है उसके विषय क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो आदिवासी आंदोलन आमतौर पर जो आज से नहीं, अभी हमें ये पढ़ाया गया है कि भारत में स्वाधीनता आंदोलन जो 1857 से हुआ वो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस से हुआ, यही से हमारा दिमाग भर दिया गया है और हमें नहीं पता है कि मतलब ये 1700 जब चल रहा था उस समय से आदिवासी आंदोलन करना शुरू कर चुके थे और उस समय से अंग्रेजों की सत्ता को उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया था। और सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, आपने उनके ऊपर जिनकी जमीन जंगल पर जो भी कब्जा करने की कोशिश करते थे, उनकी संस्कृति के ऊपर जो भी हमला करने की कोशिश करते थे, उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने के लिए बहुत शुरू से ही हम लड़ाई लड़ना शुरू किया है। आज मैं कुछ भी आधिकारिक तौर पर कहना नहीं चाहता हूँ कब से ये शुरू हुआ, कहाँ हुआ, क्योंकि वो सारी बातें जो भी मैं कहूंगा वो निश्चित रूप से अपूर्ण होंगी, क्योंकि इस पर शोध कार्य बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं है। अभी मैं इस वक्तव्य के लिए जब मैं सर्च कर रहा था तो जो जिन आदिवासी आंदोलनों के बारे में मुझे पता भी है उन वो भी उस लिस्ट में उसके भी नाम नहीं थे, यानी कि जो हमारे सामने सामग्री उपलब्ध है उसका भी ठीक से नहीं है। तो मैं हर शोधार्थियों से, चूंकि हमारे सामने अधिकतर शोधार्थी और विद्यार्थी, उनसे आप लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग अपनी तरफ से इस चीज को और बहुत देखें कि किस तरीके से आदिवासियों ने इस देश को लड़ना सिखाया है। आदिवासियों ने इस देश में सिखाया कि एक बड़ी सत्ता जिसको पूरी दुनिया जिसका राज है उसको वो किस तरीके से अपने भाले तीर कमान से उन्होंने किस तरीके से नाको चने चबा दिया। और उस लड़ाई को सीखने के लिए हम लोगों को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और सिर्फ जो सेंट्रल इंडिया है उसको ही ना देखते हुए हम देखें नॉर्थ ईस्ट में 10-10 साल तक आदिवासियों ने आंदोलन किया और बिल्कुल मतलब डटे रहे। तो ये सारी चीज, लेकिन वो हमारे इतिहास से बिल्कुल गायब है। आज से अगर हम उसको जोड़ते हैं तो आज भी हम देखते हैं कि जो आदिवासियों अभी जब से ये बाजारीकरण हुआ है तब से जो सबसे ज्यादा लोगों की नजर है, जो लालची लोग हैं उनकी नजर है, वो नजर उनकी जमीन पर है। जमीन बहुत महत्व रखता है क्योंकि जमीन के नीचे अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनसे उनको फायदा मिलता है। तो अब वो आदिवासियों की जमीनों के ऊपर नजर डाले हुए हैं, तो अब वो नए नए कानून लाते हैं और वो कानून बनाकर, डैम बनाकर आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखली करना चाहते हैं। तो आदिवासी लड़ते हैं। उस वक्त भी जो आदिवासियों की लड़ाई शुरू हुई थी उसमें सबसे बड़ा कारण जो था, जो पर्सनल प्रॉपर्टी के कानून लाया था उन्होंने, और गैर आदिवासियों का सेटलमेंट करवाना, और ये तमाम तरह की चीजें हो रही थी। तो उससे आदिवासियों ने अपनी उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी और बहुत जमकर जमकर लड़ाई लड़ी। तो
ये सारे मुद्दे हैं जिसको हमें ध्यान देना होगा कि आदिवासी, और हमें मेरी मेरी मतलब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसको बहुत अपनी तरफ से भी पढ़ के देखिए, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा अगर जब तक हम इस बड़े हिस्से से अवगत न हो पाए कि ये मतलब आदिवासी आंदोलन का क्या योगदान रहा इस देश के इतिहास में। मैला आंचल की अगर हम बात करें तो मैला आंचल का जो समाज है, रेणु की एक खासियत मैंने देखी कि रेणु शर्माते नहीं है जाति के बारे में बात करने से। रेणु सब जाति टोली जो जो हमारी सामाजिक सच्चाई है, मैं उसी एरिया से आता हूँ। मेरा मिथिला घर है, लेकिन पूर्णिया बहुत पास में है। तो जो सामाजिक सच्चाई है, जिस तरह के जातीय टोले बने हुए हैं, जिस तरीके से जो एक जातीय दम होता है लोगों में, जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो सवर्ण लोग किस तरीके से जो उनसे नीचे हैं माने जाते हैं सामाजिक रूप से, उनको किस तरीके से अपने चालाकियों में फंसा कर और उनके ही लोगों के खिलाफ खड़ा करते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम सच सही सही दिखाई गई। हम देख सकते हैं जो संथालों के साथ टकराव हुआ है उसमें भी किस तरीके से ये जो पूरी अवधारणा है उसको संथालों को विलन बनाने की वो बहुत ही चालाकी से सवर्णों के द्वारा किया गया। किस तरीके से उन्होंने लंबे समय से सैकड़ों हजारों बीघे जमीन वो लोग कब्जा करते रहे, और जब संथालों ने जमीन के ऊपर अपना हक जताने का कोशिश किया तो उन लोगों ने किस तरीके से उनका दमन किया। तो ये एक सामाजिक सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से रेणु वहाँ मैलांचल में जाहिर कर रहे हैं। एक जो वर्गीस खाका ने एक बात कही थी जो मुझे याद है कि जो दलित और आदिवासी जो समाज है उसके बीच एक एक फर्क ये है कि जो दलित लोगों की जो उपस्थिति है वो सवर्णों के पास रही है, उनकी लोकेलिटी सवर्णों के पास रही है। तो इसलिए सब और चूंकि सवर्णों की जो संस्कृति है वो दमनकारी, शोषणकारी और जातिवादी संस्कृति है, तो उनको बहुत ज्यादा मौका मिला दलितों का अत्याचार करने का, उनके ऊपर अपने अमानवीय कानून, नियम कानून थोपने का और उनका शोषण करने का। लेकिन आदिवासी नेचुरली उनसे दूर रहे, कभी भी उनके बहुत नजदीक नहीं रहे। वो प्रेफर करते थे इस गैर आदिवासियों से दूर रहने का। वो जंगलों में थे, वो पहाड़ों पर थे। तो सवर्ण जो सवर्ण संस्कृति है वो उस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई, जो सामाजिक रूप से उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। तो आदिवासियों का जो ये रहा है इनसे दूर रहने का, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको इस शोषण चक्र से बचाया। संथालों की अगर हम जिक्र करें तो संथालों की एक अच्छी खासी आबादी, मतलब अच्छी खासी नहीं लेकिन एक आबादी है, हमारे यहाँ भी है। तो उनका लेकिन चूंकि संपर्क जो कास्ट हिंदू सो कॉल है उनसे नजदीक है, तो उनको थोड़ी बहुत परेशानी मतलब जो जातीय है परेशानी है वो देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वो फिर भी अपनी जो एक इनसे दूर रहने की, जो एक अपने समाज में रहने की जो एक कोशिश है वो करके रखते हैं। और अगर हम देखें इसमें चर्चा करें तो एक जगह चर्चा भी है कि आदिवासी ये लोग संथाल लोग बाहर के हैं, तो ये लोग देखते हो ये लोग तो बिल्कुल हम लोग से मिलते नहीं है, तो हम लोग तो आपस में ही देखो वो इससे शादी कर लिया तो ये लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सब तरह की बातें इधर के लोग कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि जो ये दीकू हैं वो सब एक ही होंगे और वो कभी भी हमारा भला नहीं करेंगे, हमेशा हमारे खिलाफ ही काम करेंगे। और वो हुआ भी, वो सच भी हुआ। तो जो एक जो जातिवाद की जो पूरी की जो का जो बंधन है वो आदिवासियों पे उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता आमतौर पे, मैं कह रहा हूँ। लेकिन संथालों के और इस उपन्यास के बात अगर रेफरेंस में करें तो इनका संपर्क बहुत नजदीक है, तो उस जो जातीय दमन है वो साफ दिख रहा है। आज जब से हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ और अब नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों के साथ भी, जब से ये पूंजीवादी व्यवस्था ने नए नए नियम कानून कायदा कानून लाकर प्राइवेट लोगों को कोयले का वो देकर, अभ्रक का ये देकर जब ये करना शुरू किया, लूट लूट मचानी शुरू की है, तब से आदिवासियों की समस्या अलग हुई है। सत्ता के द्वारा, पुलिस के द्वारा, फौज के द्वारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। इसमें इस उपन्यास में मैला आंचल में ना सिर्फ समाज ने बल्कि प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी उनके ऊपर अत्याचार किया, जिसके ऊपर मैं आगे थोड़ी चर्चा करूंगा। अगर हम कहें तो कम स्पेस था, लेकिन अगर हम देखें
तो इन्होंने जो जो मुद्दे पर रेणु ने कहा, जो 39वां अध्याय है, आप लोग जरूर देखें उसको। बहुत ही दर्दनाक अध्याय है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। एक एक क्रम से मैं बोलूंगा जो मैंने नोट किया है पढ़ते हुए उसको। जो एक है कि जो हम देखें, उन्होंने जिसकी मैंने चर्चा की कि संथाल बाहर के हैं, और जब ये लोग संथालों ने देखा कि जो ये खत्म हो गई, जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, तो उनके अंदर ये धारणा थी कि जो जोतेगा वही काटेगा और वही खाएगा। तो ये बहुत ही बिल्कुल सही धारणा है कि जो जो जोत रहा है, किसी के पास इतनी हजारों बीघा जमीन है कि कोई भूमिहीन है, इस बड़े बेईमानी के खिलाफ जो एक अवधारणा है कि जो जोत रहा है वही इसको काटेगा, इस अवधारणा से बेहतर क्या हो सकता है। और इसको रेणु ने बहुत बार इसको का उल्लेख किया है, और इस बात की भी सच्चाई को दिखाया है कि कितना भारत में ये मूल्य कितना नकली बन के रह गया, कितना बेईमानी बनकर रह गया कि लोगों को लगा, सबको लगी कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन कुछ जाति और कुछ लोगों ने मिलकर इस सारी जमीन को हड़प कर रखा और बड़ा स्कैम चलाया किसी के नाम पर बेनामी कर करके। तो जो संथालों को लगा कि अब ये जमीन हमारी होके रहेगी, उन्होंने उस जमीन को छीनने की कोशिश की। तो संथाल उसी के रिवोल्ट में, तो आप याद रखिए कि संथालों ने जमीन के लिए हमेशा लड़ाई लड़ा है, और उसको रेणु एड्रेस करते हैं इस उपन्यास में कि उन्होंने उस रिवोल्ट में खेती काटनी शुरू की। तो खेती काटने शुरू की, और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, भाला और तीर धनुष लेकर आए थे, ढोल नगाड़े लेकर आए थे। तो इन लोगों ने इधर से 200 लोग आ गए इनको मार मार के भगाने के लिए, संथालों को भगाने के लिए। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो 200 लोग कास्ट हिंदू के थे, और जो संत आदिवासी हैं वो 2 दर्जन पुरुष और 1.5 दर्जन महिलाएं थी, और बच्चे 1-2 बच्चे थे, कुछ बच्चे थे, माफ चाहता हूँ। तो इस बड़े मतलब संख्या बल की असमानता के बावजूद भी आदिवासी लड़े। उन्होंने तीर से हमला किया, और कई लोग उधर से भी घायल हुए। लेकिन इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए और तमाम तरह के नारे लगाते हुए, नारों पे मैं आगे चर्चा करता हूँ, नारे लगाते हुए उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। खैर, उस पर आगे बात करते हैं। तो जब ये खेत कट रहा था, जब ये लोग खेत काट रहे थे, तो संथालों ने कहा कि तैयार हो। तो संथालिने हैं, वो कहती हैं बस हाँ बिल्कुल तैयार हैं, बस जुड़े जुड़े को बांधना है। ठीक है, यानी कि जो आदिवासी औरतें हैं वो भी उसी तरीके से मतलब अपने उसी तरीके से कंधे में कंधा मिलाकर तैयार हैं। इस बात का एड्रेस किया है, और मुझे लगता है कि ये रेणु की गहरी मतलब परख है जो उस चीज को एड्रेस कर पा रहे हैं कि औरतों की जो भूमिका है आदिवासी समाज में, उसके महत्व को दर्शा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, जब इधर से के लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो लोग कई सारे नारे लगाते हैं। कोई कहता है इंकिलाब जिंदाबाद, कोई कहता है गांधी महाराज की जय, कोई कहता है हिंदू पताका की जय, कोई कहता है सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद, कोई कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, और सब मिलकर इनके ऊपर हमला करते हैं। अगर आप इसको गौर करें तो आप देखेंगे कि लंबे समय से भारत में जो भी पार्टी रही हो, भारत में जिसका भी शासन रहा हो, उनकी नीतियां क्या है, उनकी नीतियों को अगर आप गौर से देखेंगे तो कमोबेश सबकी नीतियां सेम रही हैं। कोई बहुत क्रूर तरीके से सामने आता है, कोई बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सामने आता है। आज जिन जिन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, वो कानून पिछली सरकारों ने बनाए थे, और उस कानूनों से आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता है, जो बोलते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का कानून चलाया जाता है। ये तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। तो जो नारों का अगर आप देखेंगे, जो कि ये लोग संथालों के ऊपर हमला करने वाले लोग ले रहे हैं, उससे आपको इस सच्चाई पता चलेगी कि सब एक हैं, और वो किस तरीके से एक हो जाते हैं। और जो एक लिबरल और ये तमाम तरह के लोग जब आके नहीं नहीं ये वो सब तो ठीक है, लेकिन विकास भी तो जरूरी है, बिजली भी तो जरूरी है। आपको बिजली जरूरी है क्योंकि आपके पास कोई नदी नहीं है और आपको आपका विस्थापन नहीं हो रहा है। जिनका विस्थापन होता है वो तो विरोध करेंगे ना। तो ये सारी चीजों को रेणु उस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जब बहुत बुरी तरीके से मैसेकर करते हैं, मारते हैं लोगों को, 4 शायद पुरुषों को मार दिया, कई लोग घायल हो गए, तो कोई आवाज देता है कि आदिवासी औरतें जो है वो खेतों में, पाट के खेत में है, सब फ्री, जिसको जो करना है करो। मतलब जो किसी भी युद्ध में या किसी भी लड़ाई की एक बहुत ही
खराब और बहुत ही अमानवीय नीति रही है कि अगर हमला करना हो, किसी का मोरल तोड़ना हो, तो उसकी औरतों पे हमला करो, और वो भी सेक्सुअल वायलेंस के द्वारा हमला करो। वही किया, बुरी तरीके से औरतों के साथ बलात्कार किया इन लोगों ने मिलकर, सब बच्चे, औरत, बूढ़ी, सब। वहां पे चर्चा है, बोला है, रेणु ने उल्लेख किया है कि सबके साथ उन्होंने किया, और उन्होंने ये भी लिखा कि औरतें दोहरे दर्द से बेहाल थी। ठीक है, तो जो आज हम दोहरा दर्द की बात करते हैं, हाशिए की महिलाओं का, उसका उल्लेख वो उस वक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से एक जो जातीय स्ट्रक्चर है भारत का और हमारे समाज का, वो किस तरीके से आदिवासी औरतों के ऊपर आता है, और पितृसत्ता और जातीय दमन दोनों का जो असर है हम वहां पे देखते हैं, और वो बहुत बुरी तरीके से वो हुआ, औरतों के ऊपर हमला हुआ। जो जब इन लोगों को जेल ले जाया जाता है तो देखते हैं कि सभी आदिवासियों के ऊपर में केसेस होते हैं, लेकिन किसी भी गैर आदिवासी के ऊपर में केस नहीं होता है। किसी भी गैर आदिवासी के ऊपर में केस नहीं होता, क्योंकि सत्ता जो है, पुलिस जो है, वो इन लोगों के साथ मिली हुई है। तो अब जब हम कहते हैं कि हम एक ब्राह्मणिकल स्टेट में रहते हैं, हमारा देश जो है, हमारा सिस्टम है, वो बहुत ही कास्टिस्ट सिस्टम है, बहुत ही गैर सबल्टन सिस्टम है, मतलब सबल्टन से बिल्कुल विरोधी सिस्टम है। यहाँ पे लोगों के पास इतना सोशल पावर है कि वो कुछ भी कर जाए, लोगों का जेनोसाइड कर जाए, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं होता है, वो खुलेआम बाहर घूमते हैं। और वही यहाँ दिखता है, किसी के ऊपर भी कोई केस नहीं होना, और यहाँ पे इतने लोगों को जान से मार देना, और एक कहे कि मास रेप करना, उसके बावजूद किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को रेणु उस वक्त रेणु इसकी चर्चा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी और बातें होंगी, लेकिन मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया है। इन सारी बातों को कहने के साथ साथ मैं एक बार फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि जो आदिवासी मुद्दे हैं, जो आदिवासी विषय हैं, वो सिर्फ भविष्य पीछे से नहीं लेते हुए आज से भी हमको जोड़ना पड़ेगा कि किस तरीके से डैम बनाकर, खदाने खदाने खोद खोद कर हम एकदम एक पागलपन के दौर में घुस गए हैं, मुनाफाखोरी में, और लोगों से उसकी जमीनें छीन रहे हैं, नए नए कानून बना रहे हैं, और आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, उनकी अस्मिता को खत्म करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि इस दुनिया की हालत इतनी खराब हो रही है, पर्यावरण की हालत इतनी खराब हो रही है कि अगर कोई मूल्य बचा है इस दुनिया को बचाने के लिए, तो वो आदिवासी फिलॉसफी है जिंदगी जीने का, जो सस्टेनेबल फिलॉसफी है जिंदगी जीने का। बढ़ाने की जरूरत है कि ये मुद्दे और बहुजनों और सब सारी चीजों पर जो हमला है उस खिलाफ इसमें सही, लेकिन बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इन्होंने चर्चा की, जिसके लिए मुझे लगता है कि की तारीफ होनी चाहिए, और भी गहराई से पढ़ने की जरूरत है। उनके और नॉवेल्स को मैं नहीं देख पाया हूँ, तो मुझे लगता है कि वो सबको देखकर भी और भी देखने की जरूरत है कि वहां पे उन्होंने किस तरीके से चर्चा की है, इन सारे मुद्दों पर क्या बात हुई है क्या नहीं। और इसके साथ साथ जो भारत का जो आदिवासी इतिहास है, भारत का जो आदिवासी संघर्ष है, उसके बारे में हम सबको और अवेयर होना चाहिए, देश के हर हिस्से के आदिवासी संघर्ष से, चाहे वो सेंट्रल इंडिया से हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो, या अंडमान निकोबार से हो, उन सबको मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ पढ़ना चाहिए, और अपने आप को और शिक्षित करना चाहिए, और इस दुनिया को और देश को बचाना है अगर, तो इस मूल्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेतु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि को हमारे सामने रखा। निश्चित रूप से हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता इतिहास में आदिवासियों की सक्रिय भागीदारी रही। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर पूर्व राज्यों के आदिवासियों की भी बड़ी भूमिका रही। रेणु को याद करते हुए आपने उनके साहित्य में आदिवासी विमर्श को लेकर जिस बिंदुओं की ओर इशारा किया, वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम सब लाभान्वित हो पाए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले प्रतिभागी हैं ब्रिजेश सिंह खुशवाहा, शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रपत्र वाचन करें, जिनका शोध आलेख विषय है हिंदी में आंचलिक उपन्यास की परंपरा और फणीश्वर नाथ रेणु। ब्रिजेश जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। सर्वप्रथम रेणु की स्मृति को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी शोधार्थियों और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा और फणीश्वर नाथ रेणु। हिंदी में आंचलिक शब्द किसी क्षेत्र विशेष, जनपद अथवा भूभाग के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें उस स्थान की अपनी बोली भाषा, रीति रिवाज, लोक व्यवहार, सामाजिक संबंध आदि समाहित होते हैं। इस प्रकार आंचलिक उपन्यास लेखन की एक विशिष्ट शैली है जिसमें उपन्यासकार की संपूर्ण अंचल ही उपन्यास का केंद्र बन जाता है। हिंदी में आंचलिक उपन्यास की अविच्छिन्न परंपरा 1954 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से दिखाई पड़ती है। यद्यपि रेणु के मैला आंचल से पूर्व कई ऐसे उपन्यास लिखे गए जिनमें ग्रामीण संस्कृति का विशद वर्णन हुआ है, यद्यपि उनमें आंचल विशेष के समग्र और संश्लिष्ट दृष्टि का अभाव दिखाई पड़ता है। इनमें शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, प्रेमचंद का गोदान, निराला का विल्लेसुर बकरिया तथा नागार्जुन कृत रतिनाथ की चाची जैसे उल्लेखनीय उपन्यास हैं तथा जिनका आंचलिक उपन्यास के उद्भव में ऐतिहासिक महत्व है। कुछ आलोचक शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं, जबकि कुछ आलोचक इसकी शुरुआत नागार्जुन के बलचन्मा उपन्यास से बताते हैं। देहाती दुनिया में सुगठित कथा विन्यास का अभाव दिखाई पड़ता है, जबकि बलचन्मा मिथिलांचल की पृष्ठभूमि में लिखा गया कलात्मक उपन्यास है। बलचन्मा पर अंचल का रंग तो है, पर इसका नायक बलचन्मा है, अंचल नहीं। फणीश्वर नाथ आंचल निर्विवाद रूप से हिंदी की आंचलिक परंपरा की शिखर रचना है। मैला आंचल के प्रकाशन को जिन कारणों से आंचलिक उपन्यास की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नायक की परंपरागत परिभाषा में परिवर्तन होना। भारत की शास्त्रीय परंपरा में उदात्त नायकों की एक सुदीर्घ परंपरा चली आ रही थी, जिसे रेणु से पहले प्रेमचंद होरी जैसे साधारण पात्र के माध्यम से लोकोन्मुख बना चुके थे। मैला आंचल इससे अगले स्तर की क्रांति है, जहां यह नियम भी टूट गया कि रचना का नायक कोई मानवीय चरित्र ही होगा। किसी अंचल विशेष को नायक के रूप में चित्रित करने की पहल रेणु के मैला आंचल में ही दिखाई पड़ती है, जो उनकी रचना प्रक्रिया में गहराई से गुथी है। रेणु पहली बार मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को उसकी स्थानीय निजता और यथार्थ को इस प्रकार संरक्षित करते हैं कि कथ्य, कथन, भाषा शैली सब तरह से आंचलिकता का निर्वाह दिखाई पड़ता है। मैला आंचल मेरीगंज के भौगोलिक वातावरण से शुरू होकर वहाँ के सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास और विकृतियों, आर्थिक पहलुओं तथा राजनीतिक अंतर्विरोधों को इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि पूरा मेरीगंज ही नायक की भूमिका में ध्वनित होने लगता है। स्वयं रेणु ने मैला आंचल के प्रथम संस्करण की भूमिका में इसे आंचलिक कहा था। उन्होंने लिखा था, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। तात्पर्य यह है कि अपने इस प्रथम विशिष्ट उपन्यास को आंचलिक कहकर हिंदी उपन्यासों की परंपरा में एक नई धारा का प्रवर्तन स्वयं रेणु ने ही किया था। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में रेणु भारत के ग्रामीण अंचल को चित्रित करने वाले सबसे सफल और अग्रणी रचनाकार माने जाते हैं।
उनके उपन्यासों में गांव देहात की लोक संस्कृति, परंपरा, खान पान, रहन सहन, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के साथ वहाँ के सामाजिक राजनीतिक पक्षों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उद्घाटित किया गया है। स्वयं रेणु महिला आंचल की उपन्यास की भूमिका में लिखते हैं, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। रेणु के अधिकांश उपन्यासों की पृष्ठभूमि गांव देहात से ही होकर गुजरती है। महिला आंचल के बाद परती पर कथा रेणु का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें पूर्णिया जिले के ही परानपुर गांव को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। जमींदारी उन्मूलन और स्वतंत्र भारत की नई विकास परियोजनाओं की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह उपन्यास रेणु के लेखकीय सूक्ष्मता को दर्शाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार परती पर कथा महिला आंचल के आगे की मंजिल है, वस्तु विन्यास में भी और कथ्य में भी। रेणु के अन्य उपन्यासों में दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि में भी आंचलिकता की छाप दिखाई पड़ती है, किंतु इन उपन्यासों में आंचलिकता का वह स्वरूप नहीं मिलता जो हमें महिला आंचल और परती पर कथा में देखने को मिलता है। आंचलिक उपन्यासों के विकास में नागार्जुन का विशेष स्थान है। नागार्जुन जनकव होने के साथ साथ एक सफल उपन्यासकार भी थे। रतिनाथ की चाची, बलचन्मा बाबा, बटेश्वर नाथ वरुण के बेटे आदि उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों में ग्रामीण समाज के शोषित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में मिथिलांचल की सोधी महक का आभास होता है। नागार्जुन के उपन्यासों में उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, जो आंचलिकता का अतिक्रमण भी करती दिखाई देती है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार चूंकि रेणु की तरह उनके उपन्यासों के नायक अंचल नहीं है, इसलिए उन्हें आंचलिक उपन्यासकार कहना औचित्यपूर्ण नहीं है। रामदरस मिश्र की गणना एक प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार के रूप में की जाती है। उनका पानी के प्राचीर तथा जल टूटता हुआ ग्रामांचलीय उपन्यास है, जिसकी कथा वस्तु पूर्वांचल के एक गांव पर केंद्रित है। राही मासूम रचा का प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव ग्रामांचल श्रेणी का ही उपन्यास है। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के परिदृश्य में सिया मुसलमानों की जिंदगी को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है। इसी प्रकार श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी भी शिवपालगंज के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। पंजाब के घोड़ेवाहा गांव के दलितों की अभिशप्त जीवन पर आधारित जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना आंचलिक उपन्यास एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में जहां एक ओर पंजाब के पिछड़े गांव में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, जमींदार चौधरियों के शोषण चक्र का पर्दाफाश किया गया है, वहीं दूसरी ओर पंजाब की विशिष्ट लोक संस्कृति, परंपरा, भाषा आदि का परिचय मिलता है। पंजाब के ही लोक संस्कृति पर आधारित प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार कृष्णा सोबती की रचना जिंदगी नामा को भी आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत रखा जाता है। ग्रामांचल को केंद्र बनाकर लिखे गए अन्य आंचलिक उपन्यासों में केशव प्रसाद मिश्र का कोहबर की शर्त, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, विवेकी राय का लोक ऋण तथा सोना माटी, मार्कंडेय का अग्निबीज आदि प्रमुख उपन्यास हैं। स्वतंत्रता पूर्व तक जहां अधिकांश लेखकों का ध्यान स्वाधीनता संग्राम और नवजागरण पर केंद्रित था, वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति और देश विभाजन के पश्चात मोहभंग, मूल्यहीनता तथा शोषण चक्र के यथास्थितिवाद ने उनका ध्यान सुदूर क्षेत्रों के अनछुए समस्याओं की ओर आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप साठोत्तरी उपन्यासों में भारत के दूरस्थ क्षेत्रों के विविध आंचलिक आयामों का चित्रण देखने को मिलता है। इस दौर में आंचलिक उपन्यास ग्रामांचल के अतिरिक्त कोयलांचल, पहाड़ी अंचल, जंगली अंचल, तटीय अंचल आदि उपेक्षित और अनछुए परिवेश को आधार बनाकर लिखे गए। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य हिंदी की आंचलिक उपन्यास की परंपरा को नई दिशा प्रदान करता है। आंचलिक उपन्यास जो अभी तक ग्रामांचल तक ही सीमित था, इसके प्रकाशन ने आंचलिक उपन्यास को नया विस्तार प्रदान किया। सागर, लहरें और मनुष्य मुंबई के वर्सोवा तट के मछुआरों के जीवन संघर्ष को चित्रित करता है, जो अपने कथावस्तु की दृष्टि से हिंदी का विशिष्ट उपन्यास माना जाता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने अपने ब्रह्मपुत्र उपन्यास के माध्यम से असम के तटीय क्षेत्र के जनजीवन को उत्तर पूर्व की भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ उद्घाटित किया है। रांगे राघव ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों के साथ आंचलिक उपन्यास भी लिखा है। कब तक पुकारू उपन्यास में उन्होंने खानाबदोश नटों की अनुभूतियों को
प्रामाणिकता से अनुभव किया है। नटों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच यह उपन्यास उनकी आंचलिकता को चित्रित करने में सफल रहा है। आदिम जनजातियों के विशिष्ट जीवन शैली और उनके शोषण संघर्षों को आधार बनाकर भी कुछ आंचलिक उपन्यास लिखे गए। इनमें राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, राकेश वत्स का जंगल के आसपास, संजीव का जंगल जहां से शुरू होता है आदि उपन्यास जनजातीय संस्कृति को उकेरने का प्रयास करते हैं। संजीव की ही अन्य कृति सावधान नीचे आग है तथा धार उपन्यास कोयलांचल की खदानों में काम करने वाले श्रमजीवियों की त्रासदी और जिजीविका को रेखांकित करती हुई विशिष्ट आंचलिक रचना है। संजीव के उपन्यासों का कथ्य मौलिक और अछूत संदर्भों को उजागर करता है। वे किसी व्यक्ति की कहानी कहने की अपेक्षा किसी अंचल, संदर्भ या समस्या को व्यापक धरातल पर व्याख्यायित करते हैं। पहाड़ी अंचल के लोक सांस्कृतिक विशेषताओं को उजागर करने वाले उपन्यासकारों में बलभद्र ठाकुर, शैलेश मटियानी, पंकज बिष्ट, हिमांशु जोशी, बटरोही आदि प्रमुख हैं। बलभद्र ठाकुर ने अपने मुक्तावली, देवताओं के देश में, नेपाल की बेटी जैसे उपन्यासों में हिमालय के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे लोक जीवन को कथावस्तु का आधार बनाया है। शैलेश मटियानी के हवलदार और हिमांशु जोशी के कगार की आग में अल्मोड़ा कुमाऊं के पर्वतीय गांवों की व्यथा कथा कही गई है। पंकज बिष्ट का उपन्यास उस चिड़िया के नाम में पहाड़ी परिवेश और उसकी अवरुद्ध जिंदगी को आंचलिक स्वर में चित्रित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के आंचलिक उपन्यास की परंपरा फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल से प्रारंभ होकर आज भी नई नई संभावनाएं तलाश कर रही है। रेणु के मैला आंचल ने न केवल आंचलिक उपन्यास को स्वतंत्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया, बल्कि उसकी प्रेरणा ने भारतीयता की उस मूल संवेदना को अन्वेषित कर साहित्य की मुख्य धारा में जनप्रिय बनाया, जो सदियों से अभिशप्त और उपेक्षित है। ज्ञानचंद गुप्त के अनुसार मैला आंचल के प्रकाशन के बाद लेखकों ने कई प्रकार से प्रेरणाएं ग्रहण की। किसी ने आंचलिक उपन्यास को गांवों की धरती से जोड़कर समझा, किसी ने शिल्प की नई आहट के रूप में, किसी ने प्राकृतिक उरेहण को ही आंचलिकता का प्रत्यय माना। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और भौगोलिक विशिष्टता वाले देश में आज की आधुनिकता और भूमंडलीकरण के बढ़ते प्रभावों के बीच आंचलिक उपन्यासों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। वर्तमान समय में श्याम परमार, रामदेव शुक्ल, मधुकर गंगाधर, भगवान दास मोरवाल जैसे उपन्यासकार आंचलिक उपन्यास की परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने जिस प्रकार मैला आंचल की भूमिका में आंचलिक उपन्यास को स्वीकारोक्ति प्रदान की तथा संपूर्ण उपन्यास में उसे परिभाषित किया, उसकी परिधि और प्रेरणा ने परिवर्ती लेखकों को न केवल प्रोत्साहित किया, अपितु भारत के वैविध्यपूर्ण लोक संस्कृति को अपने में समाहित कर लिया। धन्यवाद। ब्रिजेश जी, आपने रेणु के कथा साहित्य पर व्यापक रूप से अपनी दृष्टि रखी। हिंदी के कथा साहित्य के समक्ष तुलनात्मक रूप से भी आपने रेणु के कथा साहित्य का महत्व को बतलाया। निश्चित रूप से ये रेणु के अध्ययन करते हुए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर अजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, महात्मा गांधी महाविद्यालय, सुंदरपुर, दरभंगा, बिहार, जिनको मैं अभी प्रपत्र वाचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है सर। आपके शोध आलेख का विषय है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों का वैशिष्ट ग्राम संस्कृति के संदर्भ में। डॉक्टर अजय कुमार जी। डॉक्टर अजय कुमार जी। उनका नाम नहीं दिखा रहा है जुड़े हुए सदस्यों में। जी, संभवतः अभी मौजूद नहीं है।
डॉक्टर अजय कुमार जी। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रतिभागी हैं श्रुति ओझा, शोधार्थी हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय। इनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना प्रपत्र वाचन करें। इनका विषय है शोध आलेख प्रस्तुत करने का मैला आंचल उपन्यास का शिल्पगत और भाषागत विश्लेषण। श्रुति ओझा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सुप्रभा? जी आ रही है, आप अपना वाचन शुरुआत कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा शोध पत्र का विषय है मैला आंचल उपन्यास का शिल्पगत और भाषागत विश्लेषण। किसी भी रचनाकार की भाषा और शिल्प पर बात करने या उसका विवेचन करने का तात्पर्य होता है कि लेखक या रचनाकार की उस बुनावट पर बात करना या उसको उद्घाटित करना जिसके आधार पर उसकी कृति ने अपना रूप और आकार ग्रहण किया है। एक साहित्यकार अपनी प्रतिभा के लेंस को समाज में फिराकर उसे समाज का पक्षधर बनाता है। प्रत्येक समाज किसी न किसी विचार या जीवन दर्शन से परिचालित होता है तथा उन जीवन मूल्यों और जीवन दर्शनों की महानता को ही किसी भी साहित्य की महानता के मापदंड के रूप में जाना जाता है। एक समर्पित साहित्यकार मनुष्य मात्र को जीवन की कश्मकश में छोड़ देने वाली निराशाओं कुंठाओं से जूझने का संबल देता है। फणीश्वर नाथ रेणु भी एक ऐसे ही साहित्यकार है जिन्होंने समाज की तस्वीर को अपने लेखनी के लेंस से छानकर जनता के समक्ष रखा ताकि समाज की बारीक से बारीक कमियों और अच्छाइयों को जनता देख और महसूस कर सके। उन्होंने अपने उपन्यासों में समाज की मैली जिंदगी, पिछड़ेपन और मूल्यों की कसमसाहट का जीवंत वर्णन किया है। रेणु के उपन्यासों में भावों की अभिव्यक्ति और समाज की जीवंतता को बरकरार रखने में उनकी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। रेणु ने अपने साहित्य में भाषा के साथ साथ अंचल विशेष का जीवन तथा वहां के लोकगीत, लोक कथाएं और उत्सवों के माध्यम से समाज का रंगीन ताना बाना प्रस्तुत किया है, जो वास्तविक वातावरण की सृष्टि कर जीवन में रची बसी संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। रेणु के साहित्य में लोक तत्व इतने रागात्मक ढंग से मुखरित हुए हैं कि वे पाठक को काव्यमय अनुभूतियों तक खींच ले जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात के कथाकारों की भाषा की अगर बात करें तो उसमें एक नवीन प्रवृत्ति का विकास देखा जाता है, जिसमें लेखकों ने एक अंचल विशेष को आधार बनाकर उसमें रचना की तथा उस अंचल विशेष की भाषा को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया। इन रचनाकारों में रेणु और नागार्जुन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। एक तरफ रेणु और नागार्जुन ने मैथिली को अपनी कथा की केंद्रीय भाषा के रूप में अपनाया, तो वहीं मणिमधुकर और रांगे राघव ने राजस्थानी को तथा श्रीलाल शुक्ल ने बैसवाड़ा की भाषा को, उन्होंने इस भाषा को ऐसे रूप में रखा कि जहां एक और इनके मुहावरे, इनकी अर्थ गरिमा और इनकी स्थानीयता का रंग सुरक्षित रहे, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रभाषा हिंदी के अंग रूप में भी इनका विकास हो सके। मैला आंचल, राग दरबारी एवं सफेद मेमने तीनों अलग अलग अंचल की रचनाएं हैं और तीनों में स्वरूपगत तथा सौष्ठवगत अंतर है। प्रत्येक अंचल का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है और उनके भाषिक स्वरूप ही उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। प्रत्येक स्थान का भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग तो होता ही है, वहां की शब्दावली और मुहावरे भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक भाषा किसी स्थान विशेष के भौगोलिक सांस्कृतिक संस्कारों और युग के दबाव आदि निर्मित होती है। मन के अनुभव ही भाषा में स्वरूप पाते हैं। हमारे अनुभव बिना भाषा के निराकार है। हमारे अनुभवों को अभिव्यक्ति से पूर्व और अभिव्यक्ति के बाद दोनों ही रूपों में आकार भाषा ही देती है। किसी भी रचनाकार की भाषा को दो रूपों में देखा जा सकता है, पहला सौष्ठव और दूसरा स्वरूप। सौष्ठव के अंदर उन शक्तियों का विवेचन होता है जिनके कारण भाषा प्राणवान बनती है, सुंदर होती है और उसके स्वरूप के भीतर व्याकरण निष्ठा आती है। रेणु के मैला आंचल की सबसे बड़ी विशेषता उनके नामकरण में छिपी है। किसी भी रचना का नामकरण चरित्र, घटना, स्थान, स्थिति अथवा केंद्रीय भाव आदि में से किसी भी आधार पर किया जा सकता है। सही मायने में सर्वश्रेष्ठ नामकरण
वही होता है जो रचना के समग्र प्रभाव को पाठक की चेतना में मूर्त बना सके और पाठक को सोचने समझने के लिए मजबूर कर सके। रेणु का मैला आंचल भी इसी कोटि का उपन्यास है, जिसके नामकरण में मैला और अंचल शब्द पूरे उपन्यास के शिल्प की सार्थकता की ओर इशारा करते हैं। जिस उपन्यास की भूमिका में स्वयं रेणु गांव की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इसमें शूल भी है, धूल भी, गुलाब और कीचड़ सभी को प्रस्तुत किया है। इन सबके बावजूद रेणु ने मैला शब्द का प्रयोग किया है, जो पाठकों के मन में कई सवाल पैदा करता है। रेणु ने इस उपन्यास की कथा को कहने के लिए शिल्प की दो विधियों का अत्यधिक प्रयोग किया है, दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक। दृश्यात्मक प्रविधि में पाठक उपन्यास में घटित किसी दृश्य घटना के बिल्कुल पास होता है और उसे घटित होते हुए खुद देखता और सुनता है। पाठक और दृश्य के बीच किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मैला आंचल के 18वें परिच्छेद का एक अंश प्रस्तुत है, जहां पे डॉक्टर प्रशांत सनीचर से बात करते हुए उसके बीमारी के बारे में पूछते हैं। वह कहते हैं, क्या नाम? सनीचर, महतो। कितने दिनों से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या थूक के साथ खून आता है? कब से? कभी कभी। एक साफ डिब्बे में रात भर का थूक जमा करके ले आना। इधर आओ, जोर से सांस लो। 1 2 3 बोलो, जोर से सांस लो। हाँ, ठीक है। उपन्यास में इस घटना को पाठक अपनी आंखों द्वारा अपने समक्ष घटित होते देखता है, न कि किसी नाटकीयता, किस्सा, कथा या अतीत वर्णन के माध्यम से इस घटना का उसे ज्ञान होता है। परिदृश्यात्मक प्रविधि में ऐसा नहीं होता। इस प्रविधि में पाठक की चेतना के समक्ष एक ऊंचाई होती है और वह दूरबीन से देखता और अनुभव करता है। उपन्यास में जहां जहां अतीत का वर्णन हुआ है, वहां वहां इस प्रविधि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पाठक स्वयं अपने सामने घटना के घटित होने का आनंद नहीं लेता, बल्कि अतीत में घटित घटनाओं का लेखक के अवलोकन के माध्यम से आनंद लेता है। रेणु ने इसके अतिरिक्त पात्रों के स्वगत चिंतन के माध्यम से भी कथा को प्रस्तुत करने की प्रविधि का इस्तेमाल बखूबी किया है। 9वें परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत की कथा कहने के लिए लेखक इसी प्रविधि का इस्तेमाल करता है। आदर्श सक्सेना ने लिखा है कि उपन्यास में भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक वह जो रचनाकार बोलता है, दूसरा वह जिसमें रचनाकार के पात्र बोलते हैं। इसलिए उपन्यास के लेखक को भाषा के स्तर पर दोहरा रोल अदा करना पड़ता है। अपने पात्रों की वाणी को सजानी भी पड़ती है और अपने विचार और दर्शन को भी रखना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों की भाषा उनकी संवेदनाओं के अनुकूल हो, यह काम लेखकों को बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। रेणु के कथा साहित्य में अनगिनत पात्रों की सृष्टि हुई है। भाषा सर्वत्र पात्रों के अनुकूल है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ग्रामीण अनपढ़ व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति की तरह व्याख्यान दे रहा है। डॉक्टर प्रशांत, ममता, कमली, बलदेव और ठेठ ग्रामीण छात्रों द्वारा अनेक स्थलों पर जैसी भावाभिव्यक्ति हुई है, वह भाषा कौशल रेणु के रचना कौशल को ही उजागर करता है। रेणु के उपन्यासों में गवई पात्रों की भाषा बड़ी ही सरस और माधुर्य युक्त बन पड़ी है। उदाहरण के तौर पर खालसी जी सरकारी आदमी है। खालसी जी यदि लाल पतरवा दिखला दे तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। रुकेगी नहीं क्या? लाल पतरवा देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर अगर गाड़ी पर चढ़ने आओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जप्पत हो जाएगा। खालसी जी गुनी आदमी है। बांझ निपुत्तर की तुक ताक भी कर देते हैं। डॉक्टर चुंग ने कहा है कि पात्रानुकूल भाषा लिखने में रेणु सिद्धस्त है। मन स्थिति, परिस्थिति, शिक्षा, जाति, स्वभाव आदि से उनकी भाषा अनुमोदित रही है। अतएव चरित्र चित्रण में भरपूर योग देती है। पात्रों के अनुसार रेणु की भाषा का स्वरूप भी अलग अलग है। बंगाली, मैथिली, अंग्रेजी, भोजपुरी पर सर्वत्र एक तारतम्यता दिखाई देती है। उपयुक्त उदाहरण को अगर देखें तो हमें ज्ञात होता है कि रेणु ने सर्वत्र अपने पात्रों को ध्यान में रखकर ही भाषा का प्रयोग किया है। आंचलिक शब्दों, मुहावरों और टोन से उन्होंने उन पात्रों की भाषा को वाणी दी है, किंतु मूल हिंदी के स्वरूप को भी कहीं भी खंडित नहीं होने दिया। उनके ये प्रयोग हिंदी के संप्रेषण क्षमता को और भी प्राणवान बनाते हैं। दरअसल आंचलिक उपन्यासों को अन्य उपन्यासों से अलगाने वाला पक्ष भी भाषा ही है। किसी भी भाव के केंद्रीय या स्तरीय स्वरूप की अंचल विशेष की भाषा में प्रस्तुति
इस हद तक अलग व विशिष्ट हो जाती है कि कई बार भाषा के इस विशिष्ट स्वरूप के कारण संप्रेषण बाधा भी उपस्थित होने लगती है। जिस तरह मैला आंचल की भाषा को ग्रहण करने में पंजाबी या दक्षिण भारतीय हिंदी पाठकों को समस्या आती है, वैसे ही कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा को समझने में बिहार, उत्तर प्रदेश के पाठकों को दिक्कत आती है। रेणु ने अपने मैला आंचल उपन्यास में शुद्ध किस्सागो का रुख अख्तियार किया है। उन्होंने प्राचीन भारत के वाचिक साहित्य से कई शैलियां उधार लेकर अपने आंचलिक उपन्यास का रूप गठित किया है। यहाँ कथा को आगे बढ़ाने के लिए कथा के देशज रूप तथा लोक कथा एवं लोक नाट्य की विवेकशील प्रतिकृति की गई है। मैला आंचल की आंचलिकता को उसकी भाषा ने बहुविध रूप में प्रस्तुत किया है और उसे अत्यंत सरस सजीव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपन्यास में लोकगीत और लोक संगीत के पुनः सृजन के स्तर पर रेणु की भाषा ने अपनी सृजनशीलता अभिव्यक्ति की है। इसमें व्रत, त्योहार और जन व्यवहार सभी स्तरों पर भाषा ने अपना अनूठा आकार ग्रहण कर एक अद्भुत छाप पाठक के मन पर छोड़ी है। इतना ही नहीं, भाषा ने अंचल के विशेष मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के स्तर पर भी अपना सृजनात्मक रूप ग्रहण किया है। उपन्यास में लोकगीत और लोक संगीत की संगत आरंभ से अंत तक जारी रही है और पाठक इसमें सराबोर डूबता उतराता झूमता रहता है। उपन्यास के तीसरे अध्याय के अंत में लेखक ने अखाड़े में बजते ढोल नगाड़े का चित्र संगीत में शब्द बिंब से खींचा है। ढाक धिन्ना। चौथे अध्याय के शुरू में ब्रह्म बेला में भजन गायन और गीत संगीत दोनों के ही बिंब उकेरे गए हैं, जैसे जागहु सतगुरु साहेब, डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक, भोर भयो अब भरम भयानक, भानु देख कर भागा जी। कबीर पंथ के भजन को हो या मिथिला के अंचल के मधुर लोकगीत, सभी को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। इन्होंने मैला आंचल के स्त्री पात्रों के मन के भाव को प्रकट करने के लिए भी अंचल के मधुर लोकगीतों का सृजनात्मक उपयोग किया है। कमली के जांच के समय जब डॉक्टर प्रशांत अपना ट्रांजिस्टर उसके पास छोड़ आता है, तब सविता देवी के गाए मैथिली लोकगीत को उपन्यास में रेणु ने इस तरह प्रस्तुत किया कि उपन्यास की सरसता और भी प्रभावी होती है। वह गीत है, माईबे हम न बियाहब अपन गौरा के, जो बुढ़वा होई जमाम में माई। मिथिला में एक पर्व है खम्हार यानी खलिहान, जो कि विशेषतः किसानों द्वारा धान की फसल को पकने के बाद मनाया जाता है। जब किसानों की फसल का लेखा जोखा होता है और जमींदार तथा किसान के बीच अनाज का बंटवारा होता है, इसमें किसान सदा घाटे में और जमींदार हमेशा फायदे में रहता है और उस दिन जमींदार के घर जश्न मनाया जाता है। उस दिन जमींदार के यहाँ मिथिलांचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य विदापत नाच का आयोजन होता है, जिसका माहौल मृदंग की वजह से ही आकर्षक हो जाता है। मृदंग पर बजते संगीत को रेणु अपने इस उपन्यास में बड़े ही सुंदर शब्दों में बांधते हैं, जैसे तिरकिट धिन्ना, धिन तक धिन्ना, धिनक धिनक धा धिक धिक तिन्ना। ढोलक, मृदंग आदि साजों की संगीतमय धुनों को शब्दबद्ध करना रेणु के भाषा शिल्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। रेणु के उपन्यासों का आंचलिक रूप त्योहारों, मुख्यतः होली और जोगड़ा के चित्र के बगैर कैसे रूप ग्रहण कर सकता है। जोगड़ा का एक उदाहरण है, जोगीड़ा सारा रारा, जोगीड़ा सारा रारा, जोगी जी ताल न टूटे, तीन ताल पर ढोलक बाजे, तक धिन्ना धिन धिनक, जोगी जी होली है कोई बुरा न माने। अपनी भाषा से जोगीड़ा गान की संगीत प्रक्रिया का पूरा चित्र उकेर दिया है। जोगीड़ा शैली में कुछ भी कहा अनकहा कहा जा सकता है। एक दिन के लिए सब कुछ माफ है। मेरी मान्यता है कि रेणु की भाषा का संगीत के संदर्भ में भी अध्ययन संभव है, क्योंकि उन्होंने साजों के ध्वन्यात्मक स्वरूप को इतने सटीक शब्दों में बांधा है कि पाठक दंग रह जाता है। वर्षा ऋतु उत्तर भारत में लोकगीत परंपरा में विशिष्ट स्थान रखती है। उसमें कजरी गायन का विशिष्ट महत्व होता है। रेणु ने मैला आंचल में वर्षा ऋतु के स्थानीय लोकगीतों को भी बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। उदाहरण, अडरे मास आषाढ़ रे गरजे घन, बिजरू ई चमके सखी है, मोहे तज कंता जाए परदेसा, की उमड़ कमला माई है। रेणु ने लोकगीतों को संगीत के आरोह और अवरोह में बांधकर प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक उसे गा भी सके। इतना ही नहीं, रेणु ने अपने उपन्यास में तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को भी गीत संगीत में बांधने में सफल रहे हैं।
उठ मेहनत कश अब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा। साहित्य की भाषा को गांधीर्य और प्रामाणिकता प्रदान करने में मुहावरों लोकोक्तियों का महत्व सर्वविदित है। आंचलिक कथा लेखन में तो इसका विशिष्ट महत्व है, इसलिए रेणु के उपन्यासों में इनकी भरमार मिलती है। रेणु ने मैला आंचल के हर प्रसंग में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग पूरी सांकेतिकता और व्यंजनात्मकता के साथ किया है। कुछ लोक प्रचलित कहावतें हैं, जैसे जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। एक और उदाहरण, दो भैंसों की लड़ाई और डूब के सराफत। बाप काटे घोड़ा का घास और बेटा का नाम दुर्गादास। बड़ा बड़ा घोड़ा बहा जाए तो नट, घोड़ी पूछे कितना पानी। रेणु के उपन्यासों में स्थानीय भाषा के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी उर्दू के विदेशज शब्द जिस तरह बदले हुए स्थानीय स्वरूप और लहजों के साथ प्रयुक्त हुए हैं, वे पाठक को खूब गुदगुदाते हैं। जैसे पब्लिक के लिए पब्ली, पॉलिसी के लिए पॉलिसी, यूनियन के लिए ओनियन, वैल्यू के लिए वैल्यू। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रेणु की विशिष्ट भाषा उनकी कथा संवेदना को मूर्त रूप तो प्रदान करती ही है, साथ ही उसे जीवंत बनाकर उसमें आंचलिकता के स्वर को प्रमाणिक भी बनाती है। आंचलिक उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रयोग अपने आप में एक कला है और रेणु उस कला में बेजोड़ और अद्वितीय है। जिस प्रकार उन्होंने अपने उपन्यास में भाषा की बिंबात्मकता और नादात्मक शैली का प्रयोग किया है, वैसा प्रयोग न कभी पहले हुआ है और ना ही शायद कभी आगे हो पाए। हर एक भाव को अलग अलग भाषाई रूपों में अभिव्यक्त करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ रेणु में ही मिलती है और कहीं नहीं। रेणु भाषा में निहित सांस्कृतिक अवयवों के कुशल पारखी तो है ही, साथ ही मनोभाषा विज्ञान के भी अद्भुत जानकार। उनके बृहद कथा संसार में विभिन्न सृजन माणिक्यों के मध्य विशेष द्युति युक्त लोक हीरक मैला आंचल उपन्यास इस स्थापना का जीवंत प्रमाण है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति जी, आपने रेणु के भाषिक शिल्प पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखा। मैला आंचल के शीर्षक में छुपी जिन बिंदुओं की ओर आपने संकेत किया वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी भाषा की संगीतात्मकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, यह भी बहुत ही रुचिकर और महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सत्र के अगले प्रतिभागी श्रुति पांडे, जो कि हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद की शोधार्थी हैं। मैं उनका विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो अपना प्रपत्र वाचन प्रस्तुत करें, जिनका शोध आलेख का विषय है आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में मैला आंचल। श्रुति पांडे जी। धन्यवाद सुप्रभा। आप सभी को मेरा नमस्कार और तृतीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर श्याम राव राठौड़ जी को मेरा नमस्कार। मेरे शोध आलेख का विषय है आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में मैला आंचल। चूंकि आंचलिक उपन्यासों की परंपरा पर पहले ही बात हो चुकी है, अतः मैं अपने वाचन में अंचल, आंचलिकता और मैला आंचल पर ही बात रखूंगी। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा तथा उसमें मैला आंचल के स्थान पर चर्चा करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है कि अंचल क्या है अथवा आंचलिक उपन्यास क्या है। अंचल का सामान्य अर्थ किसी क्षेत्र विशेष से है और इसी आधार पर आंचलिक उपन्यास से तात्पर्य ऐसे उपन्यासों से है जिनमें किसी अंचल या क्षेत्र विशेष के संश्लिष्ट जीवन को पूरी समग्रता में प्रस्तुत किया गया हो। हालांकि विद्वानों में इस बात पर कुछ मतभेद रहे हैं कि ये अंचल या क्षेत्र विशेष क्या सिर्फ ग्रामीण परिवेश ही होते हैं या शहरों और नगरों की पृष्ठभूमि में रचे गए उपन्यास भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। पारिभाषिक या सैद्धांतिक रूप से नगरीय जीवन और परिवेश पर आधारित उपन्यासों को भी आंचलिक मान लेने पर भी व्यवहारिक स्तर पर अधिकांश ऐसे ही आंचलिक उपन्यास सामने आते हैं जो ग्रामीण एवं जनजातीय जीवन पर आधारित हैं। देवराज उपाध्याय हिंदी रिव्यू मैगजीन, जो कि मई 1956 में छपी आई थी, उसमें वे लिखते हैं
कि आंचलिक उपन्यास में लेखक देश के किसी विशेष भूभाग पर ध्यान केंद्रित कर उसके जीवन को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पाठक उसकी अन्यान्य विशेषताओं, विशिष्ट व्यक्तित्व, रीति परंपराओं तथा जीवन विधा के प्रति सचेत व आकृष्ट होता है। वस्तुतः अंचल का अर्थ सीमा का समीपवर्ती भाग है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह अंचल कई अर्थों में भिन्न और विशिष्ट होता है। इसीलिए उनकी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी विशिष्ट मानसिकता होती है, जो उन्हें राष्ट्रीय संदर्भ में भी विशिष्ट बना देती है। अंचल का निजी जीवन, लोक व्यवहार, नैतिक आदर्श और संस्कृति संबंधी विशेषताओं से का समन्वित रूप आंचलिकता कहलाता है। आंचलिकता का संबंध विभिन्न विशिष्ट स्थितियों से निर्मित, विशेष लोक संस्कृति से पोषित और विशेष समस्याओं, रूढ़ियों, आस्थाओं और संस्कारों से ग्रस्त एक विशिष्ट अंचल के जनजीवन से होता है। अंचल और आंचलिक शब्द पर शिव प्रसाद सिंह ने विचार किया है। आंचलिकता और आधुनिक परिवेश नामक लेख में, जो कि मार्च 1965 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, वे लिखते हैं कि अंचल उस भौगोलिक खंड को कहते हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सुगठित और विशिष्ट एक ऐसी इकाई हो जिसके निवासियों के रहन सहन, प्रथाएं, उत्सव आदि मौलिक आचार और मान्यताएं तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं परस्पर समान और दूसरे क्षेत्र के निवासियों से इतनी भिन्न हो कि उनके आधार पर यह अंचल विशेष हो जाए। इसी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों से वे एकदम अलग दिखें। इस प्रकार के अंचल के जीवन को अभिव्यक्त करने वाली रचना को हम आंचलिक कह सकते हैं। इसी तरह से कुछ अलग परिभाषा नंदलारे वाजपेयी ने दी, जो कि सारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आंचलिक उपन्यास हम उसे कह सकते हैं जिसमें अपरिचित भूमियों और अज्ञात जातियों के जनजीवन का वैविध्यपूर्ण चित्रण हो। और आंचलिक उपन्यास की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता को रामदरस मिश्र जी ने रेखांकित किया, जो कि है कि आंचलिक उपन्यास अंचल के समग्र जीवन का उपन्यास होता है और इसी समग्रता के आधार पर मैला आंचल अपनी परंपरा के कई उपन्यासों से विशिष्ट हो जाता है। अब मैं मैला आंचल की आंचलिकता पे अपनी बात रखना चाहूंगी। आंचलिक उपन्यास की मूलभूत विशेषता होती है कि उसमें कथा क्षेत्र या अंचल ही नायकत्व धारण करता है। मैला आंचल में 256 मानवीय चरित्र हैं, किंतु सभी चरित्र परस्पर मिलकर अंचल के ही जटिल व संश्लिष्ट चरित्र को उभारते हैं। डॉक्टर प्रशांत, कालीचरण और बावनदास जैसे कुछ चरित्र प्रभावशाली अवश्य प्रतीत होते हैं, किंतु संपूर्ण अंचल या मेरीगंज की तुलना में वे कहीं कमजोर दिखाई देते हैं। आंचलिक उपन्यास का लेखक अंचल के समस्त यथार्थ को उभारता है, यथार्थ का चयनित प्रस्तुतिकरण नहीं करता, और यह बात हमें मैला आंचल में स्पष्ट दिखाई देती है। रेणु ने मेरीगंज की दुनिया के प्रत्येक पक्ष को अत्यंत ही सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया है। सामाजिक पक्ष के अंतर्गत उन्होंने जातिवाद, अशिक्षा, अंधविश्वास और धार्मिक भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण है कि डॉक्टर लोग रोग ही फैलाते हैं, सुई भोग कर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है, हैजा के समय कुओं में दवा डाल देते हैं और गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। यहाँ हम अशिक्षा से उत्पन्न भ्रांतियों को स्पष्ट देख सकते हैं। आर्थिक पक्ष का विश्लेषण करते हुए रेणु ने किसानों की गरीबी और जमींदारों का शोषण दिखाया है। उनके अनुसार गांव की मूल समस्या आर्थिक है और एक आर्थिक रूप से पिछड़े समाज में विकास की कोई संभावना नहीं होती। इसी संदर्भ में मैला आंचल की एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ कि डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। इसी तरह राजनीतिक पक्ष के चित्रण में उस समय के सभी दलों जैसे कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ आदि के आंतरिक स्वरूप को उभार कर रखा है। इसमें कभी राजनीतिक दलों और उनकी नीतियों की प्रशंसा की गई तो कभी उनकी बुराइयों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया गया है। मैला आंचल में राजनीति जीवन की पृष्ठभूमि के रूप में ही सामने आती है, जो पात्रों के व्यक्तित्व को और भी उभारती है किंतु उनका गला नहीं दबाती।
नेमिचंद्र जैन मैला आंचल देहाती जीवन का काव्यात्मक और संवेदनशील अंकन इस लेख में लिखते हैं कि लेखक ने किसी भी विचारधारा अथवा संगठन संबंधी अपने निजी आग्रह को अपने जीवन बोध और सौंदर्य बोध पर हावी नहीं होने दिया। हिंदी के कथा साहित्य के तत्कालीन दौर में यह बहुत बड़ी सफलता थी। विशिष्ट बात यह है कि रेणु अपनी समाजवादी विचारधारा को थोपने के मोह से बचे हैं। उन्होंने तटस्थता बनाए रखते हुए यथार्थ के दुखात्मक और सुखात्मक दोनों पक्षों का ईमानदारी से विवरण प्रस्तुत किया है। वे स्वयं अपने उपन्यास की भूमिका में इसकी तटस्थता की घोषणा करते हैं। सफल आंचलिक उपन्यासों में भौगोलिक वर्णन और परिवेश का अंकन काफी महत्व रखता है। यहाँ लेखक ने अंचल के परिवेश का वर्णन इतनी सूक्ष्मता के साथ किया है कि पाठक की आंखों में अंचल का नक्शा खिंच जाता है। उन्होंने मेरीगंज तक पहुंचने का रास्ता शुरू में ही विस्तार से बताया है। मेरीगंज एक बड़ा गांव है। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा रहता है। रौथट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती हैं। इन्हें पढ़कर एक मेरीगंज का चित्र जरूर सामने आ जाता है। मैला आंचल की एक अन्य विशेषता है मेरीगंज के विशिष्ट सांस्कृतिक वर्णनों तथा आंचलिक शब्दावलियों का प्रयोग। रेणु ने पात्रों से देशज और तद्भव शब्दों से निर्मित वही भाषा कहलवाई है जो उस अंचल में वास्तव में बोली जाती है। इसलिए इसमें कनिया, गमगम, हारमोनिया, भैंस चर्मन, जेहल आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार उपन्यास के हर दूसरे पृष्ठ पर कोई न कोई सांस्कृतिक प्रसंग उपस्थित है। कभी बिदापत नृत्य, कभी सुरंगा सदाब्रिज की कहानी, कभी भौजिया के गीत, तो कभी जाट जट्टिन का खेल आदि प्रसंग दृष्टव्य है। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे भौजिया का गीत। हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गईले, फिरहू न लिहले उदेश रे भौजिया। सुरंगा सदाब्रिज की कथा भी देखते हैं, उसका एक अंश। याद जो आवे है प्यारी तोहरी सूरतिया से, शाले करेजवा में तीर जी। जाट जट्टिन का खेल। नायक जी हो नायक जी, खोले देहो किवड़िया हो नायक जी। मैला आंचल में उकेरी गई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की सजीवता देखते ही बनती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मैला आंचल वैचारिक, सांस्कृतिक, युगबोध और शिल्प आदि सभी स्तरों पर नवीनता को संप्रेषित और प्रतिष्ठित करता है। इस उपन्यास में भारतीय देहात की सुंदर लोक संस्कृति की तथा उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विद्रूपताओं को बड़े ही सरस, व्यंग्यपूर्ण एवं भावप्रवण ढंग से गहराई के साथ व्यक्त किया गया है। क्रांति, उल्लास, तनाव, समस्याओं का घोल है मैला आंचल। इन सभी विशेषताओं ने संपूर्ण आंचलिक परिवेश को जीवंत बना दिया है। रेणु ने इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी उपन्यास को लोक जीवन से जुड़े शब्दों से समृद्ध करने की दिशा प्रदान की। अतः मैला आंचल हिंदी की न केवल आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में श्रेष्ठ रचना है, बल्कि अन्य प्रतिष्ठित उपन्यासों से भी बराबर की प्रतिस्पर्धा करती है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति। आंचलिक उपन्यास और मैला आंचल पर बहुत संश्लिष्ट ढंग से आपने अपना विचार रखा। आपने आंचलिक उपन्यास के स्वरूप को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया, जो हमारे अध्ययन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका। इस सत्र के अगले प्रतिभागी और संभवतः अंतिम प्रतिभागी सत्यभामा, जो शोधार्थी हैं हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय की, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना शोध आलेख प्रस्तुत करें, जिनका विषय है रेणु के कला साहित्य में लोक कलाएं और कलाकार। सत्यभामा जी। सत्यभामा। शुक्रिया सुप्रभा जी। सबको नमस्कार। मेरा जो आज का विषय है वो है रेणु के कथा साहित्य में लोक कलाएं और कलाकार। हिंदी कथा साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु ग्रामीण समाज और जीवन का अंकन करने वाले सबसे प्रमुख कथाकार हैं।
अपने उपन्यास और कहानियों द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में जिस नई संवेदना को जन्म दिया, उसके पीछे उनकी गहरी सांस्कृतिक समझ थी। रेणु अपने संपूर्ण लेखन में ऐसे चरित्रों का निर्माण करते हैं जो किसी न किसी स्तर पर कलाकार हैं। इन कलाकार चरित्रों के संघर्ष में रेणु के खुद के अंदर के कलाकार का आत्म संघर्ष हमें दिखाई देता है। उन्होंने अपने क्षेत्र के बिदापत, विदेसिया, सामा चकेवा, बलवाही, बहुला आदि गीत नाचों, मेलों में आई पारसी थिएटर कंपनियों, कानपुर की नौटंकियों, बंगाल के यात्रा पर आधारित थिएटर कंपनियों को बहुत नजदीकी से देखा था। न सिर्फ उनके द्वारा प्रदर्शित कला ने उन्हें आकर्षित किया था, बल्कि उन कलाकारों के जीवन संघर्ष ने भी उन्हें अभिभूत किया था। ये वे कलाकार थे जो उनकी प्रसिद्ध कहानियों के पात्र बने। रसप्रिया का पंचकौड़ी मृदंगिया, ठेस कहानी का सिरचन, मारे गए गुलफाम की हीराबाई, तीन बिंदिया का हराधन यंत्रकार, भित्ति चित्र की मयूरी की फुलपतिया, नेपथ्य का अभिनेता का पारसी रंगमंच का बूढ़ा अभिनेता, परती परिकथा की उनकी नायिका नट्टिन ताजमनी आदि ऐसे ही कलाकार पात्र हैं जिन्हें रेणु ने अपने कथा संसार का हिस्सा बनाया और स्थापित भी किया। कलाकार जीवन पर आधारित रेणु की सर्वश्रेष्ठ कहानी रसप्रिया है। रसप्रिया में रेणु की सांस्कृतिक चिंता को विभिन्न कोणों से देखा जा सकता है। यहाँ उन्होंने पंचकौड़ी मृदंगिया के रूप में एक दुर्लभ पात्र की रचना की है। पंचकौड़ी के पास अपना पेट पालने के लिए कोई निश्चित साधन नहीं है। वह अपने गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है और भीख मांगता है। कुछ समृद्ध घरों में उसकी थोड़ी बहुत इज्जत हो जाती है, और इज्जत का मतलब कुछ रस चर्चा और 2 वक्त का खाना भर है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन के साथ थेथरे अर्थात मजाक कर रहा है, और ऐसे जीना निर्लजता के अलावा कुछ नहीं। जिस विदापत नाच में उसने अपना सारा जीवन लगा दिया, उसके उस क्षेत्र से लुप्त हो जाने के बाद समाज में उसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए उसके अंदर सामाजिक जीवन में अप्रासंगिक हो जाने का दर्द है। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी कला को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की एक गहरी इच्छा वह रखता है। इसलिए मोहना जैसे बच्चे के प्रति वह सहज ही आकर्षित हो जाता है, जिसकी सुरीली आवाज में विदापति की पदावली सुनकर वह अपनी सुध-बुध खोकर मृदंग बजाने लगता है। रमपतिया का बेटा मोहना, जो यह नहीं जानता कि वह उन्हीं कमल बाबू का बेटा है जिनके यहाँ वह चरवाहे का काम करता है, उसे बताता है अपनी माँ का अनुकरण करके ही उसने रसप्रिया बजाना सीखा है। जिस अप्रत्यक्ष रूप से रेणु ने पंचकौड़ी और रमपतिया के प्रेम को रसप्रिया में अभिव्यक्त किया है, वह हिंदी कहानी में एक दुर्लभ उदाहरण है। इस कहानी में कितनी ही खाली जगहें हैं जिन्हें हम सामाजिक विडंबनाओं, अभाव और करुणा के स्थलों को देख पाते हैं। रसप्रिया का प्रकाशन भले ही 1955 में हुआ हो, लेकिन लोक में व्याप्त कलाकार पात्र बहुत पहले से ही रेणु के भीतर आकार ले रहे थे। 1944 में प्रकाशित उनकी दूसरी ही कहानी पहलवान की ढोलक है, जिसमें रेणु ने इस बात को अंकित करने की कोशिश की थी कि कला किस तरह जीवन में हस्तक्षेप करती है। 9 साल की उम्र में अनाथ हो गया लुट्टन सिंह जब अपनी विधवा सास पर गांव वालों को तरह तरह की तकलीफें देते हुए देखता है, तो उस पर कसरत की धुन सवार होती है। जीवन में पहली बार वह दंगल में उतरता है तो ढोलक की थाप उसे लड़ने और जीतने की प्रेरणा देती है। ढोलक का वह ताल उसके लिए जीवन की प्रेरणा है, तो उसके जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति भी। उसकी पत्नी और दोनों पुत्र भी जब दुनिया से विदा हो जाते हैं, तब भी अपने जीवन के ताल को वह टूटने नहीं देता। यहाँ तक कि अपनी आखिरी सांस तक ढोलक उसके पास रहती है। पहलवान एक ऐसा पात्र है जिसने बचपन से ही अन्याय का विरोध करना सीखा है, जीवन से लड़ना सीखा है। जीवन के अंतिम क्षणों तक वह मृत्यु से संघर्ष तो करता ही है, बल्कि अपनी प्रेरणा, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जीवन शक्ति ढोलक की थाप द्वारा हैजे और मलेरिया से शक्तिहीन हो गए गांव को वह जिजीविषा की ताकत देता है। गौर करने लायक बात यह है कि जीवन के जिस ताल के प्रतीक का प्रयोग रेणु पहलवान की ढोलक में कर रहे थे, वैसा ही प्रयोग उन्होंने रसप्रिया में भी किया था। पंचकौड़ी की उंगली भी तभी टेढ़ी होती है जब वह ताल को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन संभाल नहीं पाता और उसके जीवन का ताल ही बिगड़ जाता है। उसकी मंडली टूट जाती है और धीरे धीरे इलाके से विदापत नाच ही उठ जाता है। अपने लेखन के शुरुआती दौर में रेणु ने विदापत नाम से एक रिपोर्टाज लिखा था। इसमें उन्होंने अपने क्षेत्र की आम जनता में प्रचलित इस नाच का जीवन चित्रण किया था तथा गांव के शोषण,
शोषित, दमित, पीड़ित जनता के जीवन को हास्य द्वारा अभिव्यक्ति देने वाले इस नाच को दर्ज करने की कोशिश की थी। विदापत नाच का संक्षिप्त प्रयोग उन्होंने मैला आंचल में भी किया था। इस प्रकार एक लंबी रचना प्रक्रिया के बाद वे रसप्रिया तक पहुंचे थे। अपने साहित्य में रेणु उन ईमानदार कलाकारों के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं जो संवेदनशील हैं, साथ ही जिनमें एक सामाजिक प्रतिबद्धता भी है। ठेस कहानी में ठेस कहानी में चिक और शीतल पार्टी बनाने वाले ऐसे ही चरित्र सिरचन की रचना उन्होंने की। सिरचन के काम का कोई आर्थिक मूल्य नहीं रह गया है। कई काम है जिन्हें सिरचन के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन अब ऐसे कामों को लोग बेकाम का काम समझते हैं। बेकाम का काम, जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। इसलिए वह समाज से बनकर नहीं रहता। अन्य भूमिहीन किसानों की तरह खेतों में खटता नहीं है। अगर उसे प्रेम से अच्छा खाना खिला दिया जाए तो वह अपना काम निपुणता के साथ करता है। जब उसे अपमानित किया जाता है तो उसके दिल को गहरी ठेस लगती है। लेकिन उस लड़की के प्रति जिसकी विदा होने वाली है, जो सिरचन से उम्मीद रखती है कि वह उसका काम करेगा, उसके मन में एक सामाजिक जिम्मेदारी का भाव और प्रतिबद्धता है। इसलिए वह स्टेशन आकर उसे शीतल पार्टी और चिक पहुंचाता है। रेणु ने कई जगह कलाकारों के जीवन यापन के संघर्ष और उनके सामाजिक रूप से अप्रासंगिक हो जाने के दर्द को अपने साहित्य का हिस्सा बनाया है। नेपथ्य का अभिनेता कहानी में पारसी रंगमंच के बूढ़े कलाकार को देखकर लेखक को लगता है, मुझे अनुभव हुआ मेरे सामने एक बीते हुए युग का शेषांक बैठा है। पारसी रंगमंच का एक टूटा हुआ अभिनेता। मेलों में थिएटर कंपनियों के रिवाज खत्म होने के बाद वे अभिनेता जिन्होंने अनेक किरदार निभाए, जो कस्बे की जनता की स्मृतियों का अभिन्न हिस्सा रहे, बेरोजगार हो जाते हैं। जो अभिनेता नाटकों में भव्य पोशाकें पहनता था, जो अतिशयोक्तिपूर्ण संवादों से दर्शकों को प्रभावित करता था, वह ही चाय की गुमटी पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। कलाकारों की सामाजिक स्थिति का बहुत सूक्ष्म वर्णन रेणु ने किया था। मैला आंचल के ज्योतिषी जी इस बात से शर्मिंदा रहते हैं कि उनका बेटा ब्राह्मण होकर नीची जाति के लोगों के साथ विदापत नाच करता है। हीराबाई नौटंकी की दुनिया में कितनी ही प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन वह एक स्त्री है। इसलिए मेले में हर रात किसी न किसी के मुंह से हीरामन सुनता है कि वह वैश्या है। सिरचन के काम में कितनी ही कुशलता क्यों ना हो, लेकिन चूंकि उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, इसलिए लोग उसके काम को बेकार की संज्ञा देते हैं। आम ग्रामीण जनजीवन में नाच, नौटंकी, मेले देखने जाने का उत्साह, सामूहिकता का भाव, उनके जीवन की छोटी छोटी इच्छाओं को रेणु ने बहुत सूक्ष्मता और संवेदना के साथ साहित्य में दर्ज किया है। लाल पान की बेगम की बिरजू की अम्मा की बस एक ही इच्छा है, बैलगाड़ी पर बलरामपुर का नाच देखने जाना है। तीसरी कसम की हीरामन के जीवन में कितनी ही लालसाएं हैं जो हीराबाई को देखकर उसके मन में उठती है। विदापति के गीत सुनकर ग्रामीण युवतियों के मन में कितने ही अरमान हैं जो आकार लेते हैं। आम जन के उन सपनों को रेणु ने आवाज दी जो मेलों के नाच, नाटकों, नौटंकियों को देखते हुए मन में पैदा होते हैं, लेकिन कठिन यथार्थ जीवन में जिनका पूरा होना संभव नहीं। जिस तरह रेणु ने अपने साहित्य में गीतों, किंवदंतियों, कथाओं का प्रयोग किया है, वह कोई कलाकार ही कर सकता है। रेणु ने एक बड़ा काम यह किया कि उन्होंने लोक की संवेदना तक पहुंचने के लिए उन्हीं के बीच प्रचलित मुहावरों, गीतों, कथाओं, मितकों, प्रतीकों का प्रयोग किया। इसके द्वारा उन्होंने न केवल अपने साहित्य को और अधिक प्रामाणिक बनाया, बल्कि उन लोक गीतों और कथाओं को भी नया अर्थ दिया। किस जगह कौन सा गीत रखना है, इसकी उन्हें जबरदस्त पहचान थी। किसी चरित्र की मनस्थिति को कौन सा गीत मार्मिकता से अभिव्यक्ति दे सकेगा या स्थिति के विरोधाभास को अभिव्यक्त कर सकेगा, यह वे जानते थे। मजदूर और किसानों के श्रम गीत, तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई की मनस्थिति को अभिव्यक्त करने वाली महुआ भटवारी की गीत कथा, मैला आंचल में मठ और लक्ष्मी के चरित्र के लिए प्रयुक्त कबीर के दोहे, तंत्रमा टोली के खलासी जी और फुलिया की आकांक्षाओं को व्यक्त करती सुरंगा सदाब्रज की कथा, विदापत नाच में बेजमीन लोगों के दर्द को हास्य द्वारा व्यक्त करती हुई बिट्टा की तुकबंदियां, सुराजी सोशलिस्ट कीर्तन, संथालों के गीत, परती परिकथा में लोक में व्याप्त कोसी अंचल की अनेक कथाएं, रघु रामायणी की सुंदरी नायिका की गीत कथा आदि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमें रेणु के कलाकार की पहचान कराते हैं। इस साल हम रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं।
उन्होंने जिन चरित्रों का निर्माण अपने साहित्य में किया था वे आज भी हमें उतने ही प्रासंगिक लगते हैं। रेणु की कथा साहित्य में कलाओं और कलाकारों के प्रति यह संवेदना उनके साहित्य में एक मूल्य के रूप में मौजूद है। रेणु ने उस समय अपने अंचल के कलाकारों, उनके कठिन जीवन को, उनकी प्रतिबद्धता और उनके समर्पण को हिंदी के आम पाठकों तक पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने अपने साहित्य की रचनाओं में लोक में प्रचलित गीतों, कथाओं का अनूठा प्रयोग कर हिंदी कथा साहित्य को नया रास्ता दिखाया था, तो इन लोक गीतों, कथाओं को भी नया दिया था। धन्यवाद। धन्यवाद सत्यभामा। आपने रेणु के साहित्य में मौजूद कलात्मकता, कला एवं कलाकारों पर बहुत वैचारिक ढंग से अपनी बात रखी। जिन संदर्भों की ओर आपने संकेत किया वह निश्चित रूप से कला को लेकर रेणु की गहरी समझ का परिचायक है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यभामा। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर श्याम राव राठौड़ सर से सादर आमंत्रित करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। सर। नमस्कार। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूँ। मैं कुछ अन्य काम में व्यस्त हूँ और मैंने पहले ही अध्यक्ष महोदय को कहा था कि मेरी व्यस्तता के कारण जो है इसमें थोड़ी उत्पन्न होगी। मेरी जो समझ है, मुझे जो कुछ दो बातें मुझे कहना है मैं कहूँगा। हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं इग्नू के द्वारा हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय आभासी जन्म शताब्दी समारोह के सभी आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूं और मुझे ये दायित्व दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर अध्यक्ष महोदय का। ये एक बहुत सुखद बात है कि आज हम सभी रेणु जी को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके साहित्य के माध्यम से उन्हें स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रेणु जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। रेणु ग्रामीण जीवन पर लिखने वाले एक ऐसे सशक्त लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में ग्रामीण जीवन को एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदान की है। एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें ग्रामीण आत्मीयता की गंध है, जो रेणु को अन्य ग्रामीण जीवन के कथाकारों से अलग और विशेष पहचान दिलाती है। वे हिंदी के ग्रामीण उपन्यास साहित्य के पहले रचनाकार हैं जिनकी कृतियों में या रचनाओं में गांव की परिवर्तित अनगढ़ राजनीतिक चेतना का चित्रण हमें मिलता है। हिंदी जगत में रेणु जी जो है एक यशस्वी रचनाकार के रूप में उभरे। आज यदि हमारे मध्य
वे होते तो 100 वर्ष के होते। वे आज हमारे मध्य नहीं है, किंतु यह रेणु के विचारों और लेखन की ताकत है कि जो 100 वर्ष की बात जाने 100 वर्ष के बीत जाने के बाद भी हमें सोचने, विचारने, चिंतन और आत्ममूल्यांकन करने के लिए वे बाध्य करते हैं और प्रेरित करते हैं। रेणु अपने समय, समाज और सूक्ष्म मानवीय अभिव्यक्तियों का चित्रण करने वाले सजग कथा शिल्पी थे। अपने साहित्य के माध्यम से रेणु ने ग्रामीण अंचलों की पीड़ा और त्रासदियों का विस्तृत वृत्तांत लिखा है। अशिक्षा, सामंती मानसिकता, शोषण, अंधविश्वास, गरीबी, महामारी, भूख, राजनीतिक दलबंदियों के खेल, धार्मिक आडंबर, जाति के वर्चस्व और राजनीति के बुनियादी सत्य, इन सभी आयामों को किसी सधे हुए चित्रकार की तरह एक ही कैनवस पर चित्रित करने की क्षमता रेणु को एक विरल और विशिष्ट कथाकार के रूप में स्थापित करती है। रेणु ने अपने उपन्यासों और कहानियों, कविताओं, रिपोर्टाज के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक लोक सुगंध से सुवासित समृद्धि प्रदान की है। रेणु की रचनाओं में लोकगीत, नृत्य, महुए की गंध, मृदंग की थाप और लोक भाषा के बिंब, प्रतीक, मिथक, ये सभी तत्व जीवंत हो उठते हैं। प्रकृति और लोक के परस्पर सामंजस्य जैसी सुंदर अभिव्यक्ति रेणु की रचनाओं में मिलती है। वह अन्यत्र दुर्लभ है। रेणु की इसी विशेषता पर बाबा नागार्जुन ने लिखा है, लोकगीत, लोक लय, लोक कला आदि जितने भी तत्व लोक जीवन को समग्रता प्रदान करते हैं, उन सभी का समन्वित प्रतीक थे फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु हिंदी कथा साहित्य के सृजन के लिए नए माहौल और मानसिकता का निर्माण करने वाले कथाकार थे। 4 मार्च 1921 को बिहार में जन्मे रेणु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हिस्सा लेते हैं। काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ जाते हैं। लोहिया का प्रभाव उन पर है, जेपी आंदोलन का प्रभाव उन पर आपको पूरी तरह से उनके लेखन में दिखाई देता है। उसके बाद वो लेखन की ओर अग्रसर होते हैं। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी, इसलिए इनकी रचनाओं में आजादी के पूर्व का भारत अपने संपूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है या दृष्टिगोचर होता है। औपनिवेशिक त्रासदी की गुलामी के साथ साथ दरा, सहमा, गतिहीन, तंग मिजाज गांव और जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग इनकी रचनाओं में अपनी संपूर्ण कमजोरियों और विशेषताओं के साथ आते हैं। इसलिए हिंदी में प्रेमचंद के बाद रेणु सर्वाधिक लोकप्रिय कथाकार रहे हैं। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे विस्तार देता है। इसीलिए रेणु को आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। रेणु की आंचलिक भाषा से अपरिचित व्यक्ति भी रेणु की कथाओं से प्रभावित होता है। रेणु ने अपनी रचनाओं में आंचलिक जीवन की हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में पिरोने का भरसक प्रयास किया है। रेणु ने हमें मैलांचल जैसे परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि उपन्यास दिए हैं। और आज का हमारा जो सत्र है वो मुझे लगता है कि वो उपन्यास पर आधारित है। और रेणु जी ने जो एक
हिंदी साहित्य को जो उपन्यास दिया, जैसे मैला आंचल है, मैला आंचल एक प्रतिनिधि सशक्त, कालजयी और बहुचर्चित उपन्यास है, जिन्होंने रेणु जी को हिंदी जगत में स्थापित करने का काम किया है। ऐसा मैलांचल जैसा एक आंचलिक उपन्यास रचकर हिंदी साहित्य में आंचलिकता जैसी नई प्रवृत्ति को जन्म देने का काम जो है रेणु जी ने किया। और मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि इसीलिए उन्हें आंचलिकता का जनक या प्रवर्तक या महानायक के रूप में जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि इसकी कथा वस्तु क्या है, और उसकी भूमिका में भी यह लिखा हुआ कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, यह आप सब जानते हैं। किसी ने इसीलिए कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सत्र में जितने भी प्रपत्र प्रस्तुत किए गए या वाचन किया गया, उसमें विभिन्न उनके पहलुओं को रेखांकित किया गया है। अगर आंचलिकता जैसी प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में नहीं आती तो शायद हाशिए के समाज का उल्लेख भी हमको साहित्य में नहीं दिखाई देता है। रेणु जी ने आंचलिकता जैसी प्रवृत्ति को जन्म देकर समाज के जो पिछड़े है, दमित है, शोषित है, पीड़ित है, या जो हाशिए का समाज है, उसको बाहर लाने का काम किया है। और उसके समाज को, उसकी समस्याओं को, उनकी संस्कृति को, उसकी भाषा को, उसके रहन सहन को, उसके इतिहास को उसमें रेखांकित किया है। ये एक बहुत बड़ा योगदान जो है हिंदी साहित्य जगत में रेणु जी का रहा है। रेणु की जो राजनीतिक दृष्टि है अब वो स्पष्ट है। उनकी रचनाओं में ये बात अक्सर उभर कर सामने आती है कि केवल औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति पर्याप्त नहीं है, समानता और भाईचारे के बिना यह आजादी झूठी है। इस तरह रेणु के रचना संसार में पूरा भारतीय महाद्वीप उभर कर सामने आता है। इनके रचना संसार की अनदेखी कर इन्हें हिंदी में आंचलिक रचनाकार तक, कुछ लोग इसको आंचलिक रचनाकार ही मानते हैं और आंचलिक रचनाकार तक ही सीमित रखते हैं। अगर ये सीमित रखना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है, दुष्प्रचार भी जिसे हम कह सकते हैं। ये समझ पाठकों में रेणु के प्रति अधूरी समझ विकसित करती है कि वो केवल आंचलिक उपन्यासकार या रचनाकार है। साहित्य सृजन की दुनिया अतीत की समझदारी, वर्तमान की जरूरत एवं भविष्य की चिंता पर टिकी होती है। इन बातों को रेणु की रचनाएं बखूबी सामने लाती हैं और अपने समय तथा समाज की सच्चाइयों से सवाल जवाब करती हैं। अगर हम देखें कि उनकी रचनाओं में भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक बदहाली या आर्थिक विसंगतियां, वर्ग संघर्ष, जमींदारी प्रथा, किसानों की बदहाली या किसानों का शोषण, उनका उत्पीड़न, इनका यथार्थ चित्रण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। रेणु जी जनवादी लेखक थे। आर्थिक समानता पर उनका बल था, राष्ट्रीय एकता पर, मानवीयता के वो पक्षधर रहे। तो ये सारी चीजें जो है उनकी विशेषता को बढ़ाती हैं। आज इस आभासी समारोह के माध्यम से लोक में रचे बसे जिनकी दृष्टि समाज के परिवर्तनों और राजनीति पर बड़ी पैनी पड़ती है, उस विलक्षण दृष्टि को पुनः हम सभी आत्मसात करने का सभी ने प्रयास किया होगा इस संगोष्ठी के माध्यम से। साहित्य और समाज के प्रति उनकी जो समझ रही है, उनके जो विचार है, उनके माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से आज उसका पुनर्पाठ किया गया। जीवन में समरसता, सौहार्द और मनुष्यता की उस आदि महक को
पुनः महसूस करने का एक अवसर जो है इस संगोष्ठी के माध्यम से हम सभी को मिला है। और मैं समझता हूं कि आप सभी बड़े बड़े विद्वानों ने इसमें शिरकत की थी। आप सभी ने उसका बहुत लाभ उठाया होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम रेणु को बार बार याद कर रहे हैं और उनके उद्गारों से जो बड़े बड़े विद्वान आए उनसे शोधार्थी, विद्यार्थी, अध्येता ये अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। रेणु के पाठकों के चिंतन मनन की जो दुनिया है उसको बड़ा विस्तार मिला होगा। ऐसे महान यशस्वी साहित्य के इस सुदृढ़ कथाकार को मैं शत शत नमन करता हूं और उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस सत्र में जितने भी शोध प्रपत्र या जो शोधार्थियों ने अपने आलेख पढ़े हैं या प्रस्तुत किए हैं वे बेहद अच्छे थे, प्रशंसनीय हैं। सभी ने अपने अपने स्तर पर बड़े परिश्रम से, अपनी क्षमता से, अपनी समझ से आलेख तैयार किए और उसको सारगर्भित बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। और रेणु के रचनाओं में, रेणु के लेखन में जितनी भी समस्याएं उठी है उन सारी समस्याओं को अलग अलग रूप से प्रस्तुत करने का जो काम किया है मैं आप सभी को पुनः एक बार बधाई देता हूं। और मुझे जो अवसर दिया मैं उसके लिए मैं विभाग अध्यक्ष को धन्यवाद अर्पित करता हूं। पुनः एक बार आभार, नमस्कार। सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार सर। आपने रेणु की महत्वपूर्ण बात रखी जिससे न केवल हमारा ज्ञान वर्धन होता है अपितु यह वक्तव्य शोध की दृष्टि से भी विचारणीय है। इस प्रकार अब हम इस सत्र के अंतिम चरण में हैं। आगे मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए इस कार्यक्रम के संयोजक और हिंदी विभाग हैदराबाद विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। सर। सबसे पहले मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्याम राव राठौड़ जी के प्रति, जो अभी एक बहुत जरूरी काम से एक यात्रा पे हैं और यात्रा के दौरान उन्होंने ये हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसलिए भी मैं उन्हें अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से अपना आभार प्रकट करता हूँ। और इस सत्र में जब मैं आप सबको सुन रहा था तो मुझे अमृतलाल नागर का अंतिम उपन्यास पीढ़ियां जो याद आ रहा था। वो उपन्यास आज हमने सुबह से लेकर अब तक जितने लोगों को सुना गुना, उसमें 4 पीढ़ियां शामिल हुए। एक पीढ़ी जो प्रोफेसर रामचंद्र राय जी और प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी की है, दूसरी पीढ़ी एक जो बीच की है प्रोफेसर विद्या सिन्हा जी, प्रोफेसर जी की, एक तीसरी पीढ़ी जो हम लोगों की है जो अब दूसरी पीढ़ी बनने की स्थिति में है, और एक चौथी पीढ़ी आप लोगों की। और मैं इस सत्र के अध्यक्ष से बिल्कुल सहमत हूं कि हम अपनी इस चौथी पीढ़ी पर भरोसा कर सकते हैं, और यह भरोसा आप सबको सुनते हुए और भी प्रबल हुआ है। आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र में जो लोग शामिल हैं, सुबह से लोग मैं देख रहा हूँ 11 बजे से, और एक और ख़ास बात की अधिकांश लोग जो इस आयोजन में शामिल हैं 2-2 रात बिना जगे हुए सबसे संपर्क करना, और ये तकनीकी जो प्रत्यक्ष जो आयोजन होते हैं, मुझे लगता है कि उसमें कम भार है, इसमें ज़्यादा भार है। ये हमारे विभाग का ये एक तरह से कहें कि पहला अनुभव था। तो मैं पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः एक बार बधाई सर इस आयोजन के लिए। आपने एक धन्यवाद बहुत सर। बड़ा बीड़ा उठाया और एक अच्छा विषय चुनकर जो है आपने इसका आयोजन किया। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, आपके विभाग को बधाई देता हूँ। इस तरह के आयोजन आप करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बिना आपके इस कार्यक्रम की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार सर। नमस्ते। खत्म।